Hello dear, welcome to all. Today we are going to discuss some important topics. In that, first one we are going to discuss about pleural effusion and second one is pneumothorax. ठीक है? जो भी आज अपन बात करेंगे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा और इसका क्लिनिकल कोरिलेशन भी हम इधर डिस्कशन करेंगे और जो जो लैब इन्वेस्टिगेशन है और एक्सरे कैसे आइडेंटिफाई करना है और कैसे डिफरेंशिएट करना है निमोथोरेक्स का प्लूरल एफ्यूजन का सब आज अपन पूरा क्रिस्टल क्लियर डिस्कशन करेंगे। टॉपिक होने के बाद में आपको प्लूरल एफ्यूजन एंड निमोथोरेक्स का बारे में एक भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, पहले एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्लूरल एफ्यूजन वर्ल्ड वाइड। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्लूरल एफ्यूजन वर्ल्ड वाइड पूछा है। ऑप्शन ए कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर, ऑप्शन बी ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन सी पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ऑप्शन डी लंग कैंसर। अपन अभी थोड़ा सा थ्योरी डिस्कशन करेंगे, बाद में क्वेश्चन देख लेंगे, वो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। जैसे हम थ्योरी कंप्लीट करेंगे ना, एट द एंड ऑफ सेशन आपको जो मैंने अभी पढ़ा ना वो क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो हेडिंग डाल देते हैं। क्या है आज अपन डिस्कशन कर रहे हैं, फ्लूरल एफ्यूजन। फ्लूरल एफ्यूजन, ठीक है। ठीक, अभी देखो प्लूरल एफ्यूजन का मतलब क्या है। सी हियर, abnormal collection of fluid in the pleural space. What is meant by pleural space? Abnormal collection हो रहा है, कहाँ हो रहा है? फ्लूइड कलेक्शन प्लूरल स्पेस में फ्लूइड कलेक्शन हो रहा है। नॉर्मल फ्लूइड कितना है? प्लूरल स्पेस में नॉर्मल फ्लूइड रहेगा 10 टू 30 ml रहेगा। प्लूरल स्पेस मतलब क्या होता है, थोड़ा सा देख लेते हैं। इधर देखो, ये है लंग्स। लंग है, जस्ट आफ्टर द लंग one layer is there. That layer we called as visceral layer और visceral फ्लोरा। पहले लंग था, लंग्स का बाद में एक ब्लू लाइन है, उसको हम बोलेंगे प्लूरल फ्लोरा। और इधर देखो, ये है चेस्ट वॉल, ये चेस्ट वॉल है। द लेयर विच इज अटैच्ड टू द चेस्ट वॉल दैट इज parietal layer, parietal फ्लोरा। ठीक है, क्या देखा हमने? दिस इज द लंग एंड लंग्स का बाद में एक ब्लू लेयर है, उसको हम बोलेंगे विसरल फ्लोरा। एंड ये चेस्ट वाल है, चेस्ट वाल का बाद में ये है पैराइटल फ्लोरा। और ब्लू एंड ग्रीन का लाइन, ये पैराइटल और विसरल फ्लोरा का बीच में एक स्पेस है। ठीक है, ये स्पेस को हम बोलेंगे फ्लूरल स्पेस, इसको हम बोलेंगे फ्लूरल स्पेस। ठीक है, इसमें नॉर्मली फ्लूइड कितना रहेगा? फ्लूइड रहेगा 10 टू 30 ml। ठीक है, 10 टू 30 ml। अगर मोर देन 30 ml होगा ना, हम इसको फ्लूरल एफ्यूजन बोलेंगे। ठीक है, चलो इधर देखो, फ्लूइड कितना था? 10 टू 30 ml। अगर मोर देन 30 ml रहेगा ना, हम प्लूरल एफ्यूजन बोलेंगे। इधर देखो, ये हमारा एबनॉर्मल लंग है, इधर प्लूरल स्पेस में फ्लूइड एक्यूमुलेशन हुआ है। ठीक है, अगर क्लिनिकली साइंस एंड सिम्टम्स कब आएगा? क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स दिखाई देगा जब हमारा फ्लूइड वॉल्यूम रहेगा मोर देन 300 ml। ये याद रखना। ठीक है, मोर देन 30 ml रहेगा ना, हम प्लूरल एफ्यूजन बोलेंगे। अगर पेशेंट में क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स दिखाना है तो फ्लूइड कितना रहना है? मोर देन 300 ml जब रहेगा ना, हम
क्लिनिकली साइंस एंड सिम्टम्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं पेशेंट का अंदर, ठीक है। इधर है फ्लूइड मोर देन 300 ml, ठीक है। अभी थोड़ा सा देखो कॉजेस क्या क्या है। कॉजेस हमने टू टाइप्स में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ फ्लूइड, दैट इज द फर्स्ट वन इज एक्सुडेट एंड सेकेंड वन इज ट्रांसुडेट, ठीक है। कॉजेस कॉजेस में हमने दो कैटेगरी किया है on the basis of fluids which is present in the pleural space. In that, first one is exudate. exudate में exudate fluid मतलब क्या है? पेशेंट में पेशेंट का लंग्स में कहीं ना कहीं इंफ्लामेटरी मीडिएटर एक्टिवेट होकर इंफ्लामेशन होकर फ्लूइड रिलीज हो रहा है, उसको हम एक्सुडेट फ्लूइड बोलेंगे, ठीक है। जो नीचे दिया हुआ है ना, सब कॉजेस है, कहीं ना कहीं पेशेंट को इंफ्लामेशन हो रहा है। देखो पढ़ के, फर्स्ट condition in the column of exudate, that is the sympneumonic or paraneumotic. What is the paraneumotic? This is the pleural fluid associated with pneumonia. पेशेंट को निमोनिया है, उसका वजह से प्लूरल फ्लूइड कलेक्ट हुआ, इसको हम पैरानिमोनिक बोलेंगे, नहीं तो सिम्निमोनिक बोलेंगे। सेकंड देखो क्या है, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर लाइक रोमेटॉइड आर्थराइटिस एंड सिस्टेमिक लूपस एरिथमेटस रिलेटेड प्लूराइटिस, मतलब इधर भी इंफ्लेमेशन है। मैलिग्नेंसी ट्यूबरकुलोसिस, इधर भी हमको एक्सुडेट फ्लूइड मिलेगा। अभी देखो ट्यूबरकुलोसिस में एक लाइन लिख देना इधर, दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्लूरल एफ्यूजन इन वर्ल्ड वाइड, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्लूरल एफ्यूजन इन वर्ल्ड वाइड, दैट इज द ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। क्वेश्चन बाद में डिस्कशन करेंगे हम। नेक्स्ट, इन द ट्रांसुडेट कैटेगरी, फर्स्ट वन इज, फर्स्ट क्या है, congestive cardiac failure and chronic renal failure is a second, nephrotic syndrome and fourth is a CLD। ट्रांसुडेट मतलब क्या है? ट्रांसुडेट मतलब ब्लड वेसल से फ्लूइड बाहर आ रहा है, ये ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल से ये एंडोथेलियल कैपिलरीज है ना, ब्लड वेसल का एंडोथेलियम है ना, इससे थोड़ा सा फ्लूइड बाहर आके इधर उधर कलेक्ट हो रहा है, ऐसे लंग्स में भी आया है, इसको हम ट्रांसुडेट बोलेंगे, ठीक है। पहले देखो, फर्स्ट कॉज इज कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। क्या हो रहा है कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में? इधर देखो, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में कैसे प्लूरल एफ्यूजन हो सकता है अपन देखेंगे अभी। ये देखो, ये इधर से सुपीरियर और इंफीरियर वेना के से ब्लड राइट एट्रियम में आ गया, राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल में आ गया, और डायरेक्ट कहाँ पुश होगा ये ब्लड? राइट वेंट्रिकल से, राइट वेंट्रिकल से कहाँ? दोनों लंग्स को जाएगा ऑक्सीजन के लिए, ठीक है। गया इधर से, अभी इधर ऑक्सीजन होके दोनों कहाँ आ रहा है वापस? वापस दोनों देखो, ये लंग से दो पल्मोनरी वेन्स इधर आ गया, और ये लंग से दो पल्मोनरी वेन्स इधर आ गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके कहाँ लेके आ रहा है? दोनों लेफ्ट एट्रियम को लेके आया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल को लेके आया। इधर कंजेस्टिव कार्डियक फेल्यूर में लेफ्ट वेंट्रिकल फेल्यूर है, कंजेस्टिव कार्डियक फेल्यूर मतलब इधर लेफ्ट वेंट्रिकल फेल्यूर है, लेफ्ट वेंट्रिकल इज अनएबल टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इसको फेल करेंगे अपन, फेल हो गया। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा ना, अवोर्टा से ब्लड बाहर नहीं जाएगा, बाहर नहीं जाएगा तो इधर ब्लड अक्यूमुलेट हो जाएगा, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल में अक्यूमुलेट हो गया, और कैसे? लेफ्ट एट्रियम में अक्यूमुलेट हो गया, और जो लेफ्ट एट्रियम में ये लंग से आ रहा था ना ब्लड, रिवर्स उधर भी अक्यूमुलेशन होके जा रहा है, देखो इधर भी गया और इधर भी गया,
लंग्स लंग्स में एक्यूमुलेशन हो रहा है कंजेस्टिव कार्डियक फेल्यूर में, दोनों लंग्स में ही हो रहा है। इधर से होके लंग्स से ट्रांसुलेट फ्लूइड है ना लीक होके प्लूरल स्पेस में आ रहा है। ठीक है, प्लूरल स्पेस में कलेक्ट हो गया, दोनों लंग्स में प्लूरल स्पेस में कनेक्ट हो गया ना, समझ गया ना ये। इधर एक लाइन लिखो, मोस्ट कॉमन बाइलैटरल प्लूरल एफ्यूजन इज सीन इन कंजेस्टिव कार्डियक फेल्यूर। ठीक है, लाइन लिखो, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ बाइलैटरल फ्लूरल एफ्यूजन, उसके लिए कॉज क्या रहेगा, कंजेस्टिव कार्डियक फेल्यूर। मोस्ट, इधर देखो टू क्वेश्चन आ जाएगा एग्जीक्यूट में। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्लूरल एफ्यूजन इन वर्ल्ड वाइड दैट इज द ट्यूबरकुलोसिस, क्लियर, एंड मोस्ट कॉमन कॉज फॉर बाइलैटरल प्लूरल एफ्यूजन दैट इज द कंजेस्टिव कार्डियक फेल्यूर। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट कॉजेस में देखो क्या है, नेक्स्ट कॉज CRF क्रॉनिक रीनल फेल्यूर। ठीक है, क्रॉनिक रीनल फेल्यूर में ट्रांसुलेटिव प्लूरल एफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि रीनल फेल्यूर किडनी फेल हुआ है, इधर 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 उधर बॉडी में फ्लूइड एक्यूमुलेट होगा, वैसे ही लंग्स में भी एक्यूमुलेट हो जाएगा। हाँ? नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या प्रोटीन लॉस हो रहा है, प्रोटीन लॉस हो रहा है ना, प्रोटीन लॉस हो रहा है तो उसके साथ अल्बुमिन आल्सो प्लाज्मा प्रोटीन। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में थ्रू द यूरिन प्रोटीन लॉस हो रहा है, प्रोटीन लॉस, इन प्रोटीन लॉस दिस अल्बुमिन आल्सो वन ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन, ये भी लॉस हो रहा है, यूरिन से ये बाहर जा रहा है। अगर मैंने प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन किया हो अल्बुमिन बॉडी में कम हो गया तो ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, इधर लिखो, अल्बुमिन कहाँ से प्रोड्यूस होगा, अल्बुमिन प्रोडक्शन हो रहा है लिवर से। इसका फंक्शन क्या है, इट मेंटेन्स द ऑन्कोटिक प्रेशर। ऑन्कोटिक प्रेशर का मतलब क्या है, ये ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल में ये ब्लड है। ठीक है, ब्लड वेसल में ये ब्लड है। ठीक है, अभी ब्लड एक्स्ट्रा वेसेशन नहीं हो रहा, एक्स्ट्रा वेसेशन प्लाज्मा एक्स्ट्रा वेसेशन नॉर्मली नहीं होगा। क्यों नहीं हो रहा है, बॉडी में अल्बुमिन का लेवल अच्छा है, मतलब नॉर्मल अल्बुमिन लेवल है ना। अगर अल्बुमिन नॉर्मल रहेगा ना, ऑन्कोटिक प्रेशर भी नॉर्मल रहेगा, ऑन्कोटिक प्रेशर नॉर्मल है तो ब्लड एक्स्ट्रा वेसेशन नहीं होगा, बिकॉज अल्बुमिन मेंटेन्स द ऑन्कोटिक प्रेशर। ऑन्कोटिक प्रेशर इज, ऑन्कोटिक प्रेशर का फंक्शन ये है, जो ब्लड है ना ब्लड वेसल्स में, इसको खींच के रखेंगे, बाहर नहीं छोड़ेगा, ब्लड वेसल से बाहर जाने नहीं देगा ये। ऑन्कोटिक प्रेशर मतलब, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मतलब ये है, ये जो भी ब्लड और प्लाज्मा है ना, ये ब्लड वेसल्स में ज्यादा होके इधर ब्लड वेसल में प्रेशर इंक्रीज होके बाहर जाता है, ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। अभी ऑन्कोटिक प्रेशर नॉर्मल है, मतलब ब्लड ब्लड का ब्लड वेसल्स का अंदर ही रहेगा। अपन मैंने क्या कर देता हूँ अभी, ऑन्कोटिक प्रेशर को डिक्रीज करता हूँ, कैसे डिक्रीज करूँ मैं, ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या हो रहा है, अल्बुमिन प्रोटीन लॉस थ्रू द यूरिन, प्रोटीन यूरिया हो रहा है इधर। ठीक है, अल्बुमिन लॉस हो गया, अल्बुमिन लॉस हो गया तो ऑन्कोटिक प्रेशर डिक्रीज हो गया, ऑन्कोटिक प्रेशर डिक्रीज हो गया तो जो ब्लड वेसल्स में ऑन्कोटिक प्रेशर प्लाज्मा को ऐसे खींच के पकड़ के रखा था ना, वो उसका प्रेशर कम हो जाएगा, अभी ब्लड बाहर आ जाएगा। ठीक है, ऑन्कोटिक प्रेशर का, ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो गया तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और प्लाज्मा सब इंट्रावास्कुलर से बाहर आपके इंटरस्टिशियल टिश्यू में आ जाता है, और इसी को हम बोलेंगे एडिमा बोले। ठीक है, कौन सा, अगर देखो इधर अल्बुमिन कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा था, लिवर से हो रहा था, अगर लिवर को डिसीज आ गया, क्या आ गया, क्रॉनिक लिवर डिसीज इधर आ गया, क्रॉनिक लिवर डिसीज हो गया और अल्बुमिन प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। इधर नेफ्रोटिक सिंड्रोम में अल्बुमिन एक्सक्रीट हो रहा है, दोनों में अल्बुमिन कम हो रहा है।
एल्बुमिन कम हो गया तो अम्फाटिक प्रेशर कम हो गया, अम्फाटिक प्रेशर कम हो गया तो बॉडी में इधर उधर फ्लूइड इंटरस्टिशियल अक्यूमुलेशन हो जाएगा, इंटरस्टिशियल अक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड वी कॉल इट एज एडिमा। ऐसे कहाँ होगा, प्लूरल स्पेस में भी फ्लूइड बाहर आ जाएगा, क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हो गया, अम्फाटिक प्रेशर डिक्रीज हो गया। ठीक है, अपन अभी क्या करेंगे, सब बस मैंने ये समझाने के लिए बोला हूं मैंने आपको। अभी हमको इधर याद रखना है, एक्सुडेट में कौन सा था, ट्यूबरक्लोसिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज, वर्ल्ड वाइज मोस्ट कॉमन कॉज फॉर प्लूरल एफ्यूजन था। ठीक है, और ट्रांजुरेट में कंजेस्टिव कार्डियक फेल्यूर इज मोस्ट कॉमन कॉज फॉर बाइलैटरल प्लूरल एफ्यूजन, और क्रॉनिक किडनी डिसीज में भी ट्रांजुरेटिव प्लूरल एफ्यूजन मिलेगा, और नेफ्रोटिक सिंड्रोम में भी ट्रांजुरेटिव प्लूरल एफ्यूजन मिलेगा, और लिवर डिसीज में भी अल्बुमिन प्रोडक्शन कम होकर ट्रांजुरेटिव प्लूरल एफ्यूजन मिलेगा। ठीक है, इधर थोड़ा सा कलर देख लो, एग्जीक्यूटिव क्या है, दिस इज द इंफ्लामेटरी फ्लूइड, कहीं ना कहीं लंग्स में इन्फेक्शन है, और उसका कलर देखो कैसा है, ये है कलर ट्रांजुरेटिव का और ये है एग्जुलेटिव का। ठीक है, अभी हमने थोरैकोसेंटोसिस और थोरासेंटोसिस करके निडल जस्ट मतलब प्लूरल स्पेस में निडल इंसर्ट करके फ्लूइड बाहर लिया और लैब इन्वेस्टिगेशन के लिए हम भेज रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा देख लो दोनों में क्या क्या फर्क है। इधर बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन होगा, ट्यूबरकुलोसिस होगा, मैलिग्नेंसी होगा। इसको सैंपल का कलर ऐसा है, मतलब टर्बिड कलर है इधर, देखो ओपेसिटी है फ्लूइड में। इधर क्या रहेगा, प्रोटीन देखो थोड़ा सा ध्यान देना, प्रोटीन मोर देन 3 ग्राम पर डे प्रोटीन रहेगा। ठीक है, ग्लूकोज कितना रहेगा, लेस देन 60 mg पर डे ग्लूकोज रहेगा। ठीक है, इधर देखो ट्रांजुरेट में प्रोटीन कितना रहेगा, लेस देन 3 ग्राम पर डे, एक्सुडेटिव में कितना रहता था, मोर देन 3 ग्राम रहता था। ग्लूकोज पे थोड़ा सा ध्यान दो, ट्रांजुडेटिव में क्योंकि प्लाज्मा तो ब्लड से ही बाहर आ रहा था ना, तो एज इन दी ब्लड मतलब ग्लूकोज ब्लड में कितना था ना, ये ट्रांजुडेटिव में भी सेम रहेगा। ब्लड में कितना ग्लूकोज लेवल है ना, ये ट्रांजुडेटिव फ्लूइड में भी सेम ग्लूकोज रहेगा। इधर देखो ग्लूकोज एक्सुडेटिव में लेस देन 60 mg पर डीएल है, इधर लेस देन 60 mg पर डीएल इसीलिए रहेगा, इधर कहीं ना कहीं ग्लूकोज यूज हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है। क्या यूटिलाइज हो रहा है, एक बैक्टीरिया यूटिलाइज कर रहा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ग्लूकोज को बैक्टीरिया यूटिलाइज कर रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ ग्रोथ एंड रैपिड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ग्रोथ एंड रैपिड मल्टीप्लिकेशन के लिए बैक्टीरिया शुगर यूज कर रहे हैं, इसीलिए शुगर का वैल्यू कितना है, लेस देन 60 mg पर दिया है। और कौन सा कंडीशन है, मैलिग्नेंसी बोला था मैंने, मैलिग्नेंसी में क्या होगा, रैपिड मल्टीप्लिकेशन होगा और रैपिड सेल डिवीजन होगा। इधर क्या होगा, रैपिड सेल डिवीजन होगा, और उसके लिए शुगर यूटिलाइजेशन होगा, इसीलिए इधर शुगर का अमाउंट कम है। समझ लो ना, दोनों में क्या फर्क था, एक्सुडेट में ग्लूकोज लेवल डिक्रीज है, ट्रांसुडेट में एज इक्वल टू ब्लड। इधर क्यों ग्लूकोज कम है, बैक्टीरिया ग्रोथ होने के लिए और रेप्लिकेट होने के लिए क्या बैक्टीरिया ग्लूकोज यूज कर रहे हैं इधर, और रैपिड सेल डिवाइड के लिए मैलिग्नेंसी में भी ग्लूकोज यूज हो रहा है, इसीलिए ग्लूकोज कम है। ठीक है, देखो ये फ्लूइड एक्सुडेटिव फ्लूइड क्यों एक्यूमुलेट हो रहा है प्लूरल स्पेस में, ड्यू टू द इंफ्लामेशन। देखो क्या है, ड्यू टू द इंफ्लामेशन इंक्रीज्ड कैपिलरी परमिएबिलिटी, इधर इंफ्लामेशन हो रहा है, इंफ्लामेशन का वजह से कैपिलरी परमिएबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होके ब्लड वेसल से फ्लूइड बाहर आ रहा था, कैसे लंग से बाहर आके प्लूरल स्पेस में एक्यूमुलेट हो रहा है। ठीक है, इधर क्या रीजन है, एक्सुडेटिव ट्रांजिटिव फ्लूइड के लिए अम्फोटिक प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, इधर लिखो अम्फोटिक प्रेशर डिक्रीज एंड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज। ठीक है, ये रीजन हो गया दो। और हमको जो भी प्लूरल एफ्यूजन है पेशेंट को उसको एस्पिरेट करके कौन सा देखना है, पहले प्रोटीन भेजना है, ग्लूकोज भेजना है, और एलडीएच भेजना है। कौन सा, एलडीएच भेजना है। और सेल काउंट के लिए, सेल काउंट अगर फ्लूइड में सेल्स रहेगा ना, सेल्स प्रेजेंट रहेगा ना, उसको हम मैलिग्नेंसी कंसिडर कर सकते हैं। ये एक्सुडेटिव फ्लूइड में अगर सेल्स प्रेजेंट है ना, सेल काउंट के लिए भेजेंगे ना, अगर सेल्स है तो ये मैलिग्नेंसी का इंडिकेशन होगा। ठीक है, एलडीएच का लेवल देख लो इधर,
प्लूरल फ्लूइड एलडीएच मोर देन 2/3, मोर देन 2/3 अपर लिमिट्स ऑफ नॉर्मल सेरम एलडीएच। इसका मतलब क्या होता है? अगर देखो, अपर लिमिट ऑफ सेरम एलडीएच का लिमिट बोलूंगा मैं अभी, कितना, एग्जांपल ले लो, एग्जांपल बोल रहा हूँ, 100 है, किसका, नॉर्मल सेरम एलडीएच। प्लूरल फ्लूइड एलडीएच कितना रहेगा, मोर देन 2.2/3 मीन्स 100 में से 100 ये ब्लड में हो गया, मोर देन 70 प्लूरल फ्लूइड में रहेगा। इसको 2/3 हो गया ना, 100 का 2/3 हो गया 70, मोर देन 70 रहेगा ना एलडीएच, इसको हम एग्जीक्यूटिव फ्लूइड में कंसिडर करेंगे। अगर देखो इधर, अगर मोर देन 100, मोर देन 1000 रहेगा ना, सॉरी, मोर देन 1000 रहेगा ना, इसको डायरेक्ट हम मैलिग्नेंसी बोलेंगे। प्लूरल फ्लूइड एलडीएच मोर देन 1000 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर रहेगा ना, हम डायरेक्ट इसको मैलिग्नेंसी कंसिडर करेंगे। इधर एलडीएच कितना रहेगा, इधर एलडीएच रहेगा, प्लूरल फ्लूइड एलडीएच रहेगा लेस देन 2/3 अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल सेरम एलडीएच। ये सब बोलो या ना बोलो, अगर याद रखना है तो रखो, नहीं तो नहीं। मैंने ऐसे ही बोल दिया क्योंकि एक टॉपिक हमने देख रहा है, मतलब पूरा क्लियर कट जाना है। अगर आपको क्लिनिकली कोई एक्सपीरियंस कर रहा है तो, एक्सपीरियंस क्लिनिकली वर्क कर रहा है तो उसको इसका बारे में सब पता होना चाहिए, क्योंकि हम डेली रूटीन वगैरह, रूटीन इन्वेस्टिगेशन वगैरह भेजते रहते हैं। ठीक है, अब जो बोलता हूँ ना, इसको याद रखना है। क्या याद रखना है? इधर क्वेश्चन लिखो। हमने फ्लूइड्स कौन सा देखा था, एक एक्सुडेट देखा था, एक ट्रांसुडेट देखा था। उसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम एक क्राइटेरिया यूज करेंगे, उसको हम बोलेंगे दैट इज अ लाइट क्राइटेरिया। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा हमको, जो लाइट, लाइट क्राइटेरिया मतलब क्या है ये नहीं पूछेगा, ये बहुत डीप हो जाएगा। ठीक है, हमको इधर से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, आएगा भी। लाइट क्राइटेरिया, लाइट्स क्राइटेरिया, देखो एक बार, ये सब मत पढ़ो, ये सब मत याद रखना है, बस ये लाइन याद रखना। लाइट्स क्राइटेरिया आर used to differentiate between exudative and transudative pleural effusion। लाइट्स क्राइटेरिया हम यूज कर रहे हैं, जो अपन अभी बताया ना, कौन सा, एक्सुडेटिव एंड ट्रांसुडेटिव प्लूरल एफ्यूजन डिफरेंशिएट करने के लिए हम लाइट्स क्राइटेरिया यूज करेंगे, वो याद रखना। ठीक है, अभी तक क्या देखा हमने, प्लूरल एफ्यूजन, क्लिनिकली साइंस एंड सिम्टम्स, अगर मोर देन 300 ml रहेगा ना तब साइंस एंड सिम्टम्स आएगा। और एक्सुडेटिव में इंफ्लामेशन है, इसीलिए प्लूरल फ्लूइड में, प्लूरल स्पेस में फ्लूइड अक्यूमुलेट हो रहा है, दैट इज द एक्सुडेटिव फ्लूइड। पैरानिमोनिक और रूमेटॉइड अर्थराइटिस, सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोइडिस रिलेटेड प्लूराइटिस, और मैलिग्नेंसी में, ट्यूबरकुलोसिस में एक्सुडेटिव प्लूरल एफ्यूजन हो रहा है। और ट्रांसुडेटिव में कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर से हो रहा था, कैसे हो रहा था, बाइलैटरल प्लूरल एफ्यूजन हो रहा था, क्रॉनिक रीनल फेलियर, नेफ्रोटिक सिंड्रोम एंड सीएलडी। ये चारों कंडीशन में क्या हो रहा था, प्लूरल फ्लूइड अक्यूमुलेशन हो रहा था। कैसा था वो फ्लूइड, ट्रांसुडेटिव फ्लूइड था। ठीक है, और ये क्वेश्चन इधर से, मोस्ट कॉमन cause of pleural effusion in worldwide, that is the tuberculosis, and most common cause for bilateral effusion, that is the congestive cardiac failure। ठीक है, अभी लाइट्स क्राइटेरिया हम क्यों यूज कर रहे थे, टू डिफरेंशिएट द एक्सुडेटिव प्लूरल एफ्यूजन एंड ट्रांसुडेटिव प्लूरल एफ्यूजन, वी आर यूजिंग द लाइट्स क्राइटेरिया। अभी साइंस एंड सिम्टम्स देखेंगे। साइंस एंड सिम्टम्स क्या होगा, मोस्ट कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स, इधर भी क्वेश्चन आएगा, देखो कौन सा साइंस एंड सिम्टम्स है, डिस्निया, कफ, चेस्ट पेन ड्यू टू प्लूराइटिस। ठीक है, फिर डिसएपनिया इज अ मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ द प्लूरल एफ्यूजन। इधर से क्वेश्चन एक हो गया। और चेस्ट पेन, कफ तो रहेगा, चेस्ट पेन ड्यू टू प्लूराइटिस, प्लूराइटिस हो रहा था, इसीलिए इंफ्लेमेशन होकर एक्सुडेटिव फ्लूइड रिलीज हो रहा था। प्लूराइटिस में चेस्ट पेन कैसा रहेगा, शार्प नाइफ लाइक चेस्ट पेन रहेगा। हाँ, ये याद रखना। ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है उधर, शार्प नाइफ लाइक चेस्ट पेन क्यों हो रहा है, देखो, और एक डायग्राम बना लेता हूँ। ये लंग है,
लंग का बाहर ये था हमारा विसरल लेयर, एंड ये था उससे बाहर पैराइटल लेयर, और ये जस्ट वन था। ठीक है, ये स्पेस था, प्लूरल स्पेस था। ठीक है, अभी इधर दोनों का बीच में इन्फेक्शन चल रहा है। ठीक है, जब इंस्पायर करेंगे ना, ये लंग्स एक्सपांड हो जाएगा। ठीक है, लंग्स एक्सपांड हो गया ना, और ये पैराइटल लेयर एंड विसरल लेयर का बीच में फ्रिक्शन होगा। ऐसे इंस्पायर किया है, ऐसे फ्रिक्शन हो गया इंस्पायर करने के बाद में। इसीलिए वो तगड़ा वाला एक पेन होगा, उसको हम बोलेंगे प्लूराइटिक चेस्ट पेन ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है, हो गया सिम्टम्स। और इंस्पेक्शन अभी आ जाओ। अगर आपका सामने प्लूरल एफ्यूजन का पेशेंट आया है, आप इंस्पेक्शन में क्या देख सकते हो? पेशेंट को ऐसे देख के बताना है इसको प्लूरल एफ्यूजन है करके, ऐसा कौन सा साइन है इधर? ठीक है, इधर देखो फोटो, थोड़ा सा ध्यान से फोटो देखो। ठीक है, ये है लंग। ठीक है, ये लंग है, ये भी लेफ्ट साइड का लंग है। राइट साइड का लंग इसीलिए छोटा हुआ है, इसको प्लूरल एफ्यूजन, इधर ये सब है ना, फ्लूइड कलेक्शन हुआ है। फ्लूइड कलेक्शन हुआ है, इतना कलेक्शन हुआ है कि लंग को कंप्रेस किया है। ठीक है, देखो एक कंप्रेस हुआ है लंग, और जैसे ये कंप्रेस होकर लंग को ऐसे ऊपर प्रेशर दिया है ना, इसके लिए ये ट्रेकिया को देखो, थोड़ा सा ट्रेकिया डिवेट हुआ है। ये मिडल एक लाइन खींचा हुआ है ना, ट्रेकिया ऐसे स्ट्रेट होना था, स्ट्रेट रहना था। इधर फ्लूइड accumulation हुआ है, और दिस फ्लूइड इज पुशिंग द लंग्स, एंड दिस लंग इज पुशिंग द ट्रेकिया टू अपोजिट साइड। ये लंग है ना, किसको किसको पुश कर रहा है? ट्रेकिया को अपोजिट साइड शिफ्ट कर रहा है, पुश कर रहा है, और ये टोटल मीडियास्टिनम को भी पुश कर रहा है। ठीक है, ये लंग ट्रेकिया को पुश कर रहा है और टोटल मीडियास्टिनम को भी पुश कर रहा है। थोड़ा सा साइड हो गया, देखो इधर। इधर से क्वेश्चन ये हो जाएगा, अगर राइट साइड में प्लूरल एफ्यूजन हुआ है तो ट्रेकिया कौन सा तरफ शिफ्ट हो सकता है? अगर राइट साइड में प्लूरल एफ्यूजन हुआ है तो अपोजिट टू द राइट साइड मींस लेफ्ट साइड ट्रेकियल शिफ्ट होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा। एक्सरे में ट्रेकियल शिफ्ट कैसे दिखेगा? देखो, ये देखो, इधर एक लाइन लिखो। जब भी आप चेस्ट एक्सरे पढ़ते हो ना, तब एक लाइन याद रखना है, जो व्हाइट दिखेगा ना चेस्ट चेस्ट एक्सरे में, वो रहेगा फ्लूइड। बहुत इजी से आज एक्सरे भी समझाऊंगा मैं आप लोगों को। जो व्हाइट है ना, जो ये सब व्हाइट है ना, ये फ्लूइड है। अगर चेस्ट एक्सरे में पूरा ब्लैक दिख रहा है, ब्लैक दिख रहा है मतलब ये है, ये अभी से याद रखो, आगे बहुत काम का चीज है। चेस्ट एक्सरे देख रहे हो तुम, उधर ऐसे ओपेसिटी दिख रहा है मतलब व्हाइट दिख रहा है, उसका मतलब ये है उधर फ्लूइड कलेक्शन हुआ है। अगर इधर डार्क है ना, इससे भी डार्क रहेगा ना, पूरा डार्क रहेगा ना, इसको हम बोलेंगे ये करेक्ट हुआ। ठीक है, ये दोनों याद रखना, आगे एक्सरे बहुत आएंगे। ठीक है, इधर पूरा व्हाइट है मतलब ओपेसिटी हुआ है, मतलब क्या है? फ्लूइड कलेक्शन हुआ है। ठीक है, फ्लूइड कलेक्शन हो गया इस साइड। और ट्रैकिया कैसे रहना था इधर? ट्रैकिया स्टेट आना था। स्टेट आया क्या? इधर नहीं है, ट्रैकियल शिफ्ट हुआ है। कहाँ हुआ है ट्रैकियल शिफ्ट? इधर देखो, कहीं चेंज करो तो दिख रहा है ना, दिखेगा, ये भी दिखेगा। ट्रैकिया लेफ्ट साइड शिफ्ट हुआ है। इसको इन्फेक्शन इंस्पेक्शन में पहले साइन हमारा ये था, ट्रैकियल डिविएशन मिलेगा हमको इंस्पेक्शन में। ठीक, नेक्स्ट जाओ, प्रोमिनेंट स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड मसल।
अगर इधर ट्रैकियल शिफ्ट हो रहा है ना इस साइड, इधर एक मसल रहेगा स्टेर्नोक्लीडोमास्टाइड, उसको भी धक्का देगा वो, इसीलिए वो प्रोमिनेंट हो जाएगा। इधर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इधर एक साइन में बोलता हूँ आप लोगों को। इधर देखो, ये ट्रैकिया ऐसे शिफ्ट हुआ, ठीक है। कहाँ था प्लूरल एफ्यूजन? राइट साइड में प्लूरल एफ्यूजन था, ट्रैकिया इस साइड शिफ्ट हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है तो ये देखो, ये स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड है ना, ये डिप्रेस्ड है, और इधर ये स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड है ना, इधर देखो, इधर सिंबल दिखा रहा है ना ये है ना थोड़ा सा प्रोमिनेंट दिख रहा है इधर, क्योंकि ट्रैकिया इस साइड पुश किया उसको। ये प्रोमिनेंट स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड को हम ऐसे इंस्पेक्शन में देखेंगे ना, इसको एक साइन बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे ट्रेल्स साइन। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है। Prominent sternocleidomastoid muscle because of tracheal deviation, we call it as Trail's sign। ठीक है, हो गया। इंस्पेक्शन में क्या क्या किया था हमने? एक ट्रैकियल डेविएशन देखा था, बिकॉज ऑफ दैट ट्रैकियल डेविएशन प्रोमिनेंट स्टर्नोक्लीडोइड मसल, वी कॉल इट एज ट्रायल्स साइन। दो देखा था अपने। अभी परकशन में देखो, परकशन में हम क्या करेंगे? पेशेंट का चेस्ट में हाथ रख के ऐसे परकस करेंगे, परकशन करेंगे। उसमें क्या 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 साउंड्स मिलेंगे, उसको साउंड सुनेंगे अभी। लंग्स में नॉर्मली एयर रहेगा, ठीक है। एयर रहेगा तो नॉर्मली एयर रहेगा तो साउंड कैसा रहेगा? नॉर्मल लंग साउंड रहेगा, रीजोनेंट रहेगा। रीजोनेंट लंग साउंड इज ए नॉर्मल, ठीक है। अगर एयर था लंग्स में, इसीलिए नॉर्मल साउंड कैसे दिख रहा था, सुन रहा था, हाइपर रीजोनेंट हो रहा था। ये देखो, परकशन में कौन सा साउंड मिलेगा? परकशन में पेशेंट को, पेशेंट का चेस्ट में हाथ रख के ऐसे परकस कर रहे हो, इन परकशन विच साउंड इज प्रेजेंट इन द प्लूरल एफ्यूजन, ठीक है। नॉर्मली लंग्स में एयर प्रेजेंट रहेगा, एयर प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है तो नॉर्मल साउंड कैसे रहेगा लंग्स का? रीजोनेंट साउंड रहेगा, ठीक है। पहले नॉर्मल एयर प्रेजेंट था, इसीलिए नॉर्मली लंग साउंड रीजोनेंट था। अभी ऐसे हो गया, एयर एक्सेसिव हो गया लंग्स में, एक्सेसिव एयर हो गया लंग्स में। और क्या होगा? पहले नॉर्मल एयर था, रिजोनेंट हो गया था, अभी एक्सेसिव एयर है, इसको हाइपर रिजोनेंट बोलेंगे। एक्सेसिव एयर कहाँ मिलेगा? निमोथोरैक्स, इधर लिखो। निमोथोरैक्स में कौन सा साउंड मिलेगा? हाइपर रिजोनेंट साउंड मिलेगा। नॉर्मल लंग्स का साउंड कैसा था? रिजोनेंट साउंड था। और हाइपर रिजोनेंट साउंड कहाँ मिलेगा अपन को? मिलेगा एम्फाइसीमा, ठीक है। एम्फाइसीमा में हमको हाइपर रिजोनेंट साउंड मिलेगा। इधर मैंने एक पॉइंट लिखा हूं, परकशन में कैसे साउंड आएगा? स्टोनी डल साउंड आएगा इन द केस ऑफ प्लूरल एफ्यूजन। प्लूरल एफ्यूजन में कौन सा साउंड आएगा? स्टोनी डल साउंड आएगा, ठीक है। परकशन का हो गया। ऑस्कल्टेशन में क्या होगा? ये लंग्स को इधर लेना थोड़ा सा। ऑस्कल्टेशन में ये हो रहा है, जो इधर फ्लूइड कलेक्ट हुआ है ना, उसका ऊपर स्टेप रख के ब्रीदिंग साउंड्स को सुनो, उधर साउंड सुनाई नहीं देगा। इसको क्या बोलेंगे? absence ऑफ ब्रेथ साउंड्स, ठीक है। ऑस्कल्टेशन में ब्रेथ साउंड्स सुनाई नहीं देंगे अपन को, जिस साइड में फ्लूइड कलेक्शन हुआ है ना,
देखो ये राइट साइड में हुआ है, राइट साइड में लंग साउंड सुनाई नहीं देंगे क्योंकि उधर फ्लूइड एक्यूमुलेशन हुआ है। क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स देख के भी हम डायग्नोस कर सकते हैं कौन सा क्लिनिकल साइन साइन। एक पहले डिसएपनिया हो रहा है पेशेंट को, और प्लूराइटिक चेस्ट पेन है, ट्रैकियल डिवीजन हो रहा है, मतलब जिस साइड प्लूरल एफ्यूजन हुआ है ना उसका अपोजिट साइड ट्रैकिया शिफ्ट हो रहा है, और प्रोमिनेंट स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड मसल। और नेक्स्ट कौन सा हो रहा था, परकशन में स्टोनी डल साउंड आ रहा था, और आस्कल्टेशन में एब्सेंस ऑफ ब्रेथ साउंड्स। ठीक है, अभी डायग्नोस्टिक अप्रोच देखेंगे। ठीक है, देखो डायग्नोस्टिक अप्रोच कैसे करेंगे। क्लिनिकल डिटेक्शन, क्लिनिकली डिटेक्ट कब होगा, पेशेंट को मोर देन 300 ml फ्लूइड रहना है। ठीक है, मोर देन 300 ml फ्लूइड रहेगा ना तब क्लिनिकली डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और एक्सरे एपी और पीए में डिटेक्ट होगा, मोर देन 50 ml फ्लूइड रहेगा ना तब एक्सरे में दिख जाएगा। लैटरल डेक्यूबिटस मतलब पेशेंट ऐसे लैटरल सुला के इधर से एक्सरे ले लेंगे ना, तब अपन को 100 ml फ्लूइड में एक्सरे, अगर 100 ml फ्लूइड कलेक्ट हुआ तो एक्सरे में आ जाएगा, दिख जाएगा। देखो यूवीएससी करेंगे तो अपन प्लूरल एफ्यूजन में अगर फ्लूइड मोर देन 50 ml रहेगा यूवीएससी में हमको दिख जाएगा। लेस देन 50 है तो सीटी थोरेक्स करना है। इधर बेस्ट इन्वेस्टिगेशन चॉइस कौन सा रहेगा अपन का, अपन सीटी थोरेक्स तो नहीं करेंगे क्योंकि कॉस्टलीस्ट प्रोसीजर है। ठीक है, एक्सेसिबल कौन सा होगा, यूवीएसजी इज बेस्ट चॉइस रहेगा क्योंकि मोर देन 50 ml रहेगा ना फ्लूइड तब यूएसजी में दिख रहा है हमको, यूएसजी करेंगे। चेस्ट एक्सरे का, चेस्ट एक्सरे में फ्लूइड कब दिख रहा था, अगर मोर देन 150 ml रहेगा तब दिख रहा था। क्लिनिकली डिटेक्ट कब होगा, मोर देन 30 ml होगा तब क्लिनिकली डिटेक्ट होगा। अपन को चॉइस ये है, ये तो सिटी तो रेफ तो बहुत कॉस्टली है, और लेस देन 50 ml डिटेक्ट तो करेगा, लेस देन 50 ml तो वैसे ही रिजॉल्व हो जाएंगे, और इसका क्लिनिकली डिटेक्ट भी नहीं होगा, ये पेशेंट हमारा पास आएगा भी नहीं अगर लेस देन 50 होगा तो। मोर देन 50 यूपीएससी डिटेक्ट करेगा, और मोस्ट कॉमन इन्वेस्टिगेशन हमारा यूपीएससी रहेगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आएगा, यूपीएससी इज मोस्ट कॉमन इन्वेस्टिगेशन टू डिटेक्ट द प्लूरल एफ्यूजन। ठीक है, चेस्ट एक्सरे में क्या क्या साइन हमको मिलेंगे वो देखिए। ठीक है, मैंने अगर चेस्ट एक्सरे में व्हाइट ओपेसिटी मिलेगा ना, क्या बोला मैंने, ये देखो सब व्हाइट ओपेसिटी है, व्हाइट ओपेसिटी है ना, इसको अपन क्या बोल रहा था, क्या व्हाइट ओपेसिटी रहेगा तो फ्लूइड बोलेंगे हम, फ्लूइड कलेक्ट हो रहा है। ठीक है, और चेस्ट एक्सरे में क्या क्या डिटेक्ट करेंगे, फर्स्ट पहला डिटेक्शन ये रहेगा अपन का, इधर आ जाओ, इधर अच्छे से दिखाया है, ये पेशेंट का चेस्ट वाला है, ये डायाफ्राम है, एक्सरे जूम करो। ठीक है, ये पेशेंट का चेस्ट वाला है और ये डायाफ्राम है। ठीक है, ये दोनों का बीच में एक एंगल बन रहा है ना, इसको हम बोलेंगे सीपी एंगल। सीपी एंगल मतलब ये है कोस्टोप्रेनिक एंगल। कोस्टो मतलब ये कोस्टल, और प्रेनिक मतलब ये डायाफ्राम। डायाफ्राम और ये चेस्ट वॉल का बीच में एक एंगल बन रहा है ना, इसको हम बोलेंगे कोस्टल, कोस्टोप्रेनिक एंगल बोलेंगे। ठीक है, इधर देखो, अगर आप एक पेशेंट का प्लूरल एफ्यूजन हुआ है उसको फर्स्ट क्या देखना है आपको, अर्ली साइन रहेगा ब्लंटिंग ऑफ कोस्टोप्रेनिक एंगल। क्या रहेगा, पहले ब्लंटिंग ऑफ कोस्टोप्रेनिक, इधर तो शार्प है ये। ठीक है, ये नॉर्मल है। इधर देखो, इधर ये क्या है, ब्लंट है ना, इधर लिखो अर्लीस्ट साइन इन एक्सरे। देखो ब्लंट हुआ है ना, एक्चुअली इधर से हुआ है, इधर देखो, इसको लिखो, एक्सरे में क्या दिखेगा, ब्लंटिंग ऑफ सीपी एंगल, दिस इज द अर्लीस्ट डिटेक्शन इन चेस्ट एक्सरे। ठीक है, ये देखो, रिजॉल्व होने के बाद में एक्सरे कैसा है, दोनों तरफ ध्यान ध्यान देना। कोस्टल एंगल कैसा है, कोस्टोप्रेनिक एंगल, ये भी शार्प है, इधर भी शार्प हुआ है, इधर पहले कैसे था, ब्लंट था। ठीक है, इधर देखो वो, इधर एक साइन रहेगा, मैं बोलता हूँ अभी, जैसे आपको
दिख रहा है ना, ऐसे एक लाइन खींच लो। ठीक है। फ्लूइड एक्यूमुलेशन कैसे हुआ देखो इधर। फ्लूइड एक्यूमुलेशन ऐसे हुआ। शेप कैसा दिख रहा है, कॉन्केव शेप है। ठीक है। कॉन्केव, एंटीरियरली कॉन्केव शेप है, और एक्सिलरी जाके स्पाइक हुआ है। ठीक है, ये स्पाइक हुआ है एक्यूमुलेशन। समझ रहे हो ना, ऐसे एक्यूमुलेशन हुआ है। दिस इज द कॉन्केव शेप है, कॉन्केविटी है। और सेकेंड, स्पाइकिंग और स्पाइकिंग एक्सिलरी। क्या है, इधर एक्सिलरी में भी फ्लूइड कलेक्ट हुआ है, ऐसे ऐसे आके इधर ज्यादा हुआ है फ्लूइड, और इधर कॉन्केव शेप में फ्लूइड हुआ है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मेनिस्कस साइन बोलेंगे इसको। ठीक है, समझ गया। नेक्स्ट देखो, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस रहेगा हमारा thoracentesis। अपन जिस साइड कलेक्ट हुआ है ना फ्लूइड, उसको डायरेक्ट सिरिंज इंसर्ट करके, निडल इंसर्ट करके ड्रेन करेंगे। ठीक है। एक्सरे में और एक बार देख लेंगे क्या, कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है। एक्सरे में पूरा अर्लीस्ट पेनिंग क्या है हमारा, ब्लंटिंग ऑफ कोस्टोप्लेनिक एंगल, ये दिख जाएगा एक्सरे में। कल से आप वार्ड में जाके अगर प्लूरल एफ्यूजन डिटेक्ट करना है ना, पहले यही देखना है आपको, ब्लंटिंग ऑफ कोस्टोप्लेनिक एंगल, दिस इज द अर्लीस्ट साइन इन द एक्सरे। एंड सेकेंड था, क्या था, कॉन्केविटी था इधर एंटीरियरली, एंड एक्सिलरी लाइन पे ऐसे स्पाइक, देखो स्पाइक होके फ्लूइड कलेक्ट हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे, मिनिस्कस साइन बोलेंगे। ठीक है, ये एक्सरे में डिटेक्शन था। आगे जब भी प्लूरल एफ्यूजन का केस अपन को मिलेगा ना, आप लोग डॉक्टर से पहले आइडेंटिफिकेशन करो। ठीक है। thoracocentrosis और thoracentrosis एज ए ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन प्लूरल एफ्यूजन। अपन इधर क्या करेंगे, डायरेक्ट निडल इंसर्ट करके फ्लूइड को ड्रेन करेंगे। ठीक है, इधर कहाँ, इधर निडल इंसर्ट करेंगे, फ्लूइड को ड्रेन करेंगे। ठीक है। thoracocentrosis में पोजीशन क्या रहेगी, सब क्वेश्चन है ना आज का, जो भी दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हो ना, कौन सा प्लूरल एफ्यूजन, थोरैको सेंटेसिस, एंड कौन सा, निमोथोरैक्स एंड इंटरकोस्टल ड्रेनेज। ये जो भी टॉपिक्स है इनका, टॉपिक्स है ना आज का, सब इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है। thoracocentrosis और thoracentrosis में पहले पोजीशन क्या रहेगा, पोजीशन रहेगा, इधर कौन सा पोजीशन है देखो, यही पोजीशन है, सिटिंग अपराइट, लीनिंग स्लाइटली फॉरवर्ड, with the arms resting on the table. Table है, arms are resting on that, and sitting position and slightly leaning forward. This is the position of the thoracentesis. ये क्वेश्चन आएगा इधर से। और अगर पेशेंट इज अनएबल टू सिट, पेशेंट बैठने के लिए नहीं हो रहा है, उसको बैठ नहीं पा रहा है, उसको हम कौन सा पोजिशन दे देंगे, लाइंग ऑन द अनअफेक्टेड साइड विद हेड एलिवेशन। अगर मेरे को लेफ्ट में प्लूरल इक्वेशन हुआ है, तो मैंने कहा किस तरफ सोना है, अनअफेक्टेड साइड, ये है मेरा अनअफेक्टेड साइड में, ऐसे सोता हूँ, हेड एलिवेट है, इधर से निडल एस्पिरेट करके फ्लू ट्रेन करेंगे। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट, साइट कौन सा रहेगा निडल एस्पिरेशन का, इधर देखो थोड़ा सा ध्यान रखना, साइट क्या है, साइट का बारे में क्या बोल रहे हैं, टिपिकली बिटवीन द सेवेंथ एंड नाइन्थ इंटरकोस्टल स्पेस। ठीक है, इधर देखो, ये कौन सा है, सेवेंथ है, रिब, सेवेंथ रिब है, ये एट्थ रिब है, और ये नाइन्थ रिब है। ठीक है, हम इन बिटवीन सेवेंथ एंड एट्थ इधर भी कर सकते हैं, और इन बिटवीन एट्थ एंड नाइन्थ इधर भी कर सकते हैं।
बिलो द नाइन्थ रिब कभी नहीं करना है, आपको जाना ही नहीं है। क्यों? इधर डायफ्राम है, डायफ्राम, दिस इज द डायफ्राम। अगर आपने नाइन्थ रिब को क्रॉस करके बिलो द नाइन्थ रिब निडल इंसर्ट किया ना, ये डायफ्राम इंजुरी हो सकता है। ये कभी नहीं करना है आपको, इसीलिए इधर क्या है साइट, सेवेंथ एंड नाइन्थ इंटरकोस्टल स्पेस, सेवेंथ टू लेकर नाइन्थ, इधर नॉट बिलो द नाइन्थ रिब टू अवॉइड द इंजुरी टू द डायफ्राम, ठीक है। और इधर एक लाइन लिखा है, क्या है, अबोव द अपर बॉर्डर ऑफ द रिब, इधर ही देख लेंगे, डायग्राम भी मैंने लिखा हूं, लेके आया हूं एक, वो है इधर, ये रिब हो गया, दोनों रिब का अपर बॉर्डर ये है दोनों का, और लोअर बॉर्डर में है ना न्यूरोवास्कुलर बंडल है इधर, देखो इधर दिख रहा है, जूम कर, क्या है, एक वेन है और एक आर्टरी है, एक नर्व है, कहाँ है, रिब का लोअर बॉर्डर में है। अगर अपन निडल इधर पंक्चर करेंगे ना, न्यूरोवास्कुलर बंडल को डैमेज हो सकता है, इंजरी हो सकता है, और ब्लीड होके हीमोथोरैक्स हो सकता है, ब्लीड होके प्लूरल स्पेस में ब्लीड होके हीमोथोरैक्स कॉज कर सकता है। अपन को कहाँ करना है इंसर्ट, अपर बॉर्डर ऑफ द रिब को इंसर्ट करना है, ठीक है, दोनों तरफ अपर बॉर्डर को इंसर्ट करना है। देखो ये हो गया अपर बॉर्डर, इधर इंसर्ट करेंगे, इधर नहीं करेंगे क्योंकि इधर वेन्स वेन्स है, आर्टरीज है, एंड और क्या है, और एक नर्व है, ठीक है, ये नर्व हो गया। कहाँ इंसर्ट करेंगे हम, अपर बॉर्डर ऑफ द रिब, ठीक है, ये हमारा साइड है, कौन सा साइड है, इधर हम इंसर्ट करेंगे, इधर हम इंसर्ट करेंगे, ये दोनों हमारा साइड होगा, अपर बॉर्डर ऑफ द रिब्स, इधर वही दिया है, अबोव द अपर बॉर्डर ऑफ रिब हमको निडल इंसर्शन करना है। देखो इधर क्या है नेक्स्ट, कॉम्प्लिकेशंस टू वॉच फॉर, देखो थोरासेंटेसिस हुआ है एक पेशेंट को, और कौन सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, उसके लिए हम पेशेंट को मॉनिटर करना है। पहले कॉम्प्लिकेशन यह है निमोथोरैक्स, सेकंड इज ए ब्लीडिंग ऑफ हीमोथोरैक्स, थर्ड इज ए री एक्सपांशन ऑफ पल्मोनरी एडिमा, एंड फोर्थ इज ए इन्फेक्शन, ठीक है। निमोथोरैक्स इसीलिए हो रहा है, अपन ने अभी इधर से क्या कर रहे थे, थोरासेंटेसिस किया, इधर से थोरासेंटेसिस किया और प्रोसीजर हो गया, इधर हमको बैंडेड करना है, कौन सा बैंडेड करना है, नॉन पोरस बैंडेड करना है, मतलब उसमें छोटा छोटा होल नहीं रहना है, गॉस पीस वगैरह यूज करते हैं ना, उसमें छोटा छोटा होल्स रहेगा, और जो एटमॉस्फेरिक एयर है ना, वो होल से एंट्री होकर न्यूमोथोरैक्स कॉज करेगा, इसको हम आफ्टर प्रोसीजर नॉन पोरस बैंडेज लगाएंगे, ठीक है। अगर नहीं लगाए ना, कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, न्यूमोथोरैक्स हो सकता है, दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ थोरासेंटेसिस। नेक्स्ट, अगर गलती से हमने लोअर बॉर्डर में निडल इंसर्ट किया ना, इधर आर्टरी रहेगा, आर्टरी को डैमेज होके हीमोथोरैक्स कॉज कर सकता है, ब्लीडिंग और हीमोथोरैक्स इज सेकंड कॉम्प्लिकेशन, एंड री एक्सपांशन ऑफ पल्मोनरी एडिमा, इधर देखो, अगर आपने थोरासेंटेसिस किया है, करने के बाद में कितना फ्लूइड निकलना है, फॉर वन प्रोसीजर 1000 ml फ्लूइड निकलना है, अगर मोर देन 1000 ml फ्लूइड निकालना आपने, इट कैन कॉज री एक्सपांशन ऑफ पल्मोनरी एडिमा, ठीक है। आपने निडल इंसर्ट किया हो कहाँ, प्लूरल स्पेस में, उसमें से इन्फेक्शन भी हो सकता है, हाइड्रोजेनिक इन्फेक्शन, ठीक है। अभी देखो, हमने पहले एग्जीडेटिव ट्रांजिटिव डिफरेंशिएशन भी किया है, और डिफरेंशिएशन करने के लिए कौन सा क्राइटेरिया यूज कर रहे थे हम, लाइट्स क्राइटेरिया, ठीक है। अभी देखो, जो भी तुमने अभी थोरासेंटेसिस किया था, ठीक है, फ्लूइड एस्पिरेट कर दिया, वो फ्लूइड लैब को भेजना है, किसके लिए, पहले प्रोटीन टेस्ट के लिए, ग्लूकोज टेस्ट के लिए, और सेल काउंट के लिए, और एडीए, और एलडीएच, ठीक है, इसके लिए हम सब भेज रहे हैं। ये सैंपल आने के बाद में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये एग्जीडेटिव है और ट्रांसलेटिव है। डिफरेंशिएट करने के लिए हम दिस लाइट्स क्राइटेरिया यूज करेंगे, ठीक है। अभी एग्जीडेटिव फ्लूइड में क्या रहेगा चेंजेस, और ट्रांजिटेटिव में क्या रहेगा, अगर पेशेंट ट्रांजिटेटिव डिटेक्ट आ गया ना, लैब में भेज दिया आपने, और आपको ये पता चल गया
जो प्लूरल एफ्यूजन हुआ है ना, वो ट्रांजिटिव प्लूरल एफ्यूजन हुआ है। ये पता चलने के बाद में आपको नेक्स्ट क्या करना है, आपका ट्रीटमेंट अप्रोच क्या है, इधर लिखो नीचे, ट्रीट द अंडरलाइन कॉज। ट्रांजिट में कौन सा कॉजेस था, एक कंजेस्टिव कार्डियक फेल्यूर था, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, क्रॉनिक रीनल फेल्यूर और क्रॉनिक लिवर डिसीज था। उसको ट्रीट करेंगे ना, ये ट्रांजिटिव पल्मोनरी और प्लूरल एफ्यूजन ट्रीट हो जाएगा। अगर एग्जीक्यूटिव है ना, इधर हमारा हेडेक है और इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। ठीक है, एग्जीक्यूटिव में क्या है, फ्लूइड ग्लूकोज जो आपने एस्पिरेट करके लिया है ना, फ्लूइड ग्लूकोज कितना है, लेस देन 60 mg पर लिया। क्यों, इधर ग्लूकोज कम है इसीलिए कि बैक्टीरियल यूज हो रहा था, तो रैपिड ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन हो रहा था बैक्टीरिया, और इधर मैलिग्नेंसी भी रैपिड सेल डिवीजन हो रहा था, इसीलिए ग्लूकोज यूटिलाइजेशन हो रहा है, और ग्लूकोज अमाउंट कितना है, लेस देन 60 mg पर डी। अगर आपने एग्जीक्यूटिव फ्लूइड में अभी कल से आप भी जाके डिटेक्ट करोगे कोई एक थोरासिंथेसिस हो रहा है, उसका फ्लूइड भेजा हुआ है, एग्जीक्यूटिव ट्रांजिटिव आप दोनों सेपरेट करके देख रहे हैं, ग्लूकोज का अमाउंट उसका लेस देन 60 mg पर डीएल है। कौन सा हो सकता है, पहले रूमेटोइड आर्थराइटिस हो सकता है, पैरानिमोनिया मतलब वायरल और बैक्टीरियल कॉज से इन्फ्लेमेशन हुआ है लंग पैरेंकाइमा को, वो डिटेक्ट हो सकता है, और थर्ड मैलिग्नेंसी हो सकता है। अगर पेशेंट को एडीए इंक्रीज हुआ है ना, अडिनोसिन, क्या बोलेंगे अपन इसको, अमाइनेज, एडीए बोलेंगे हम। एडीए इंक्रीज हुआ है ना, इसका सस्पेक्शन ये है ट्यूबरकुलोसिस का। ठीक है, आज हमारा वार्ड में एक पेशेंट एडमिट हुआ है, उसका फ्लोरेसेंटेसिस हुआ है, उसका कौन सा सैंपल भेजा हुआ हमने, फ्लूरल फ्लूइड प्रोटीन भेजा हुआ है, ग्लूकोज, सेल काउंट, एडीए और एलडीएच। ठीक है, ग्लूकोज कितना है, लेस देन 60 है, लेस देन 60 मतलब कौन सा कंडीशन हो सकता है, रोमेटोइड आर्थराइटिस, पैरानिमोनिया, मैलिग्नेंसी। ठीक है, ये हो सकता है। और अगर एडीए इंक्रीज हुआ है ना, एडीए आप भेजा था हमने, एडीए भी एडीए इंक्रीज हो गया ना, डायरेक्टली हम टीबी सस्पेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये कल से आप भी डायग्नोस करेंगे, नेक्स्ट प्लूरल एफ्यूजन पेशेंट कोई आएगा ना, आप भी कर दोगे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखो, विच आर द फॉलोइंग पेशेंट पोजीशन में बी यूज्ड इफ द पेशेंट इज अनएबल टू सिट अपराइट फॉर thoracentesis। एक पेशेंट है, उसका thoracentesis प्रोसीजर हो रहा है और उसको पेशेंट इज अनएबल टू सिट टू डू द प्रोसीजर, दैट इज द thoracentesis। व्हाट इज द नेक्स्ट पोजीशन, ये है ऑप्शन, ये सुपाइन विद द हेड टिल्टेड डाउनवर्ड, नो, lying on affected side with the head elevated। ठीक, दिस इज द करेक्ट आंसर। जल्दी जल्दी जाएंगे अपन, ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, व्हाट शुड बी डन इमीडिएटली इफ एयर इज aspirated during thoracentesis। अपन अभी पेशेंट को thoracentesis कर रहा है, कहाँ इंसर्ट किया, प्लूरल स्पेस में निडल इंसर्ट करके हमने फ्लूइड एस्पिरेट करना था। हमको एस्पिरेट करते वक्त फ्लूइड नहीं आया, ईयर आ रहा है सिरिंज में, ईयर आ रहा है तो ये डेंजर साइन है, क्योंकि हमने लंग को पंक्चर किया है, इसीलिए ईयर आ रहा है। ठीक है, इधर देखो, हमको निडल इंसर्ट करके फ्लूइड निकालना था, अभी सिरिंज में फ्लूइड नहीं आ रहा है, एयर आ रहा है। एयर आ रहा है मतलब हमने थोड़ा सा डीप गया है, लंग को इंजुरी किया है, लंग्स में क्या रहेगा, एयर रहेगा, सिरिंज में भी एयर आ रहा है। ठीक है, ये साइन है, हम लंग्स को इंजुरी किया है। अभी क्या हो सकता है, अभी लंग से एयर बाहर आके इधर कलेक्ट हो गए, निमोथोरैक्स में हो सकता है। ठीक है, दिस इज अ डेंजरस साइन ऑफ निमोथोरैक्स। देखो, व्हाट शुड बी डन इमीडिएटली इफ एयर इज एस्पिरेटेड ड्यूरिंग thoracentesis। इमीडिएटली हमको सिरिंज में एयर आ रहा है, इमीडिएटली अपन को क्या करना है। ठीक है, ऑप्शन ए है कंटिन्यू एस्पिरेटिंग टू रिमूव ऑल एयर, नो यार ये तो बहुत गलती हो जाएगा। विड्रॉ द निडल स्लाइटली एंड अटेम्प्ट एस्पिरेशन अगेन, ये भी रॉन्ग होगा। सी स्टॉप द प्रोसीजर एंड ऑब्टेन द चेस्ट एक्सरे, ये होगा। इमीडिएटली प्रोसीजर को स्टॉप करना है, चेस्ट एक्सरे लेना है, क्योंकि टेंशन निमोथोरैक्स हो सकता है और निमोथोरैक्स हो सकता है, जो आपने अभी लंग को इंजुरी किया है ना, वो लंग से बाहर आके प्लूरल स्पेस में एयर एक्यूमुलेट हो सकता है। आपको जल्दी से जल्दी क्या करना है, एक्सरे लेना है पेशेंट को। इधर देखो एक्सप्लेनेशन, एयर एस्पिरेशन सजेस्ट लंग पंक्चर और निमोथोरैक्स, रिक्वायर इमीडिएट इवैल्यूएशन दैट इज द एक्सरे। ठीक है,
व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन फॉलोइंग thoracentesis? मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है आफ्टर द thoracentesis? ऑप्शन ए हेमोथोरेक्स, ऑप्शन बी निमोथोरेक्स, ऑप्शन सी पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ऑप्शन डी इन्फेक्शन। तो हीमोथोरेक्स भी हो सकता है, निमोथोरेक्स भी हो सकता है, इन्फेक्शन भी हो सकता है। इधर क्या पूछा है? मोस्ट कॉमन पूछा है। हमारा आंसर जाएगा निमोथोरेक्स इज ए मोस्ट कॉमन। ठीक है, इधर देखो एक्सप्लेनेशन देखो। एक्सीडेंटल puncture of lung can lead to pneumothorax. This is the most frequent complication. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Which of the following laboratory test in pleural fluid is most helpful in diagnosis of pleural TB? इधर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following laboratory test is, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which of the following laboratory test in pleural fluid is most helpful in diagnosing tuberculous pleural effusion? कौन सा लैबोरेटरी टेस्ट है हम ट्यूबरकुलोसिस प्लूरल एफ्यूजन ट्यूबरकुलोसिस हुआ है करके डायग्नोस कर सकते हैं? ऑप्शन ए ग्लूकोज लेवल, ऑप्शन बी adenosine deaminase that is the ADA levels, pH measurement and LDH measurement। मैंने बोला था आपको, क्या था? इधर देखो क्या है, एडीए इंक्रीज है, एडीए इंक्रीज हो गया तो टीबी सस्पेक्ट है, सस्पेक्ट नहीं है, ऑलमोस्ट कंफर्म है। क्या है इधर? ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। Which position is ideal for patient during thoracentesis? कौन सा पोजीशन है? Supine with leg elevated, sitting upright, leaning slightly forward with arms resting on the table। ये तो पोजीशन ऑलरेडी पढ़ा है हमने, डायरेक्ट मार्क करके चले जाते हैं। ऑप्शन बी है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ thoracentesis? ठीक है, ये तो आ गया, वापस वही आ गया। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ thoracentesis दैट इज अ, सॉरी, pneumothorax इज अ मोस्ट कॉमन। इधर थोड़ा सा देख लो एक्सप्लेनेशन। एम्फाइमा मतलब क्या है? कलेक्शन ऑफ पस इन प्लूरल स्पेस, इसको हम एम्फाइमा बोलेंगे। और हिमोथोरैक्स मतलब कलेक्शन ऑफ ब्लड इन प्लूरल स्पेस। काइलोथोरैक्स मतलब, ये इधर से टर्मिनोलॉजी आ सकता है, कलेक्शन ऑफ लिम्फ इन द प्लूरल स्पेस। ठीक है, काइलोथोरैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफरेंशिएट द ट्रांसुडेट फ्रॉम द एक्सुडेट इन प्लूरल एफ्यूजन? ट्रांसुडेट प्लूरल एफ्यूजन और एक्सुडेट प्लूरल एफ्यूजन को डिफरेंशिएट करने के लिए हमने कौन सा क्राइटेरिया यूज कर रहे थे? दैट इज द लाइट्स क्राइटेरिया। ठीक है, ये अभी तक क्वेश्चन नर्सिंग में आया नहीं है, मैं बोल रहा हूँ इसको नेक्स्ट नॉर्सेट में ये सस्पेक्ट क्वेश्चन रहेगा, ये आएगा ही आएगा। ठीक है, ये मिल्की अपीयरेंस ऑफ प्लूरल फ्लूइड सजेस्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? एम्फाइमा, काइलोथोरैक्स, हेमोथोरैक्स एंड ट्रांसुडेटिव एफ्यूजन। ठीक है, मिल्की कलर अपीयरेंस है इसका, इधर हम लिखेंगे काइलोथोरैक्स। लिम्फ अक्यूमुलेशन होगा ना प्लूरल स्पेस में, उसको तब मिल्की अपीयरेंस प्लूरल फ्लूइड दिखेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ प्लूरल एफ्यूजन? साइंस एंड सिम्टम्स में अपन ने देखे थे मोस्ट कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स कौन सा है? चेस्ट वॉल टेंडरनेस, नो, मोस्ट कॉमन तो ये नहीं है। फीवर, दिस इज आल्सो नॉट मोस्ट कॉमन। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, डिस्निया, दिस इज द राइट आंसर। मोस्ट कॉमन signs and symptoms of pleural effusion is shortness of breath, that is a dyspnea. Which of the following is a most common cause of pleural effusion worldwide? Worldwide pleural effusion का common cause क्या है? That is the tuberculosis। ठीक है, आंसर बी है राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Which of the following condition is bilateral pleural effusion most commonly seen?
देखो, बाइलैटरल प्लूरल एफ्यूजन मोस्ट कॉमनली सीन। मैंने डायग्राम, हार्ट का डायग्राम भी बनाया था और दोनों दोनों लंग्स में प्लूरल एफ्यूजन हो रहा था। उधर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर था पेशेंट। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लासिफाइड एज ए ट्रांसुलेटिव प्लूरल एफ्यूजन। हमने कैटेगराइज किया था, एक एक्सुडेटिव फ्लूइड है और एक्सुडेटिव फ्लूरल एफ्यूजन एंड ट्रांसुलेटिव प्लूरल एफ्यूजन। उनमें से कौन सा कैटेगरी किसमें आता है, उसका बारे में एक क्वेश्चन है ये। कौन सा है ट्रांसुलेटिव कैटेगरी में, कौन सा आएगा नीचे वाला। ऑप्शन ए मैलिग्नेंसी, निमोनिया, नेफ्रोटिक सिंड्रोम एंड ट्यूबरकुलोसिस। मैलिग्नेंसी, मैलिग्नेंसी, निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, ये तीनों कहाँ आ रहे थे, ये तीनों आ रहे थे एग्जीक्यूटिव में। ट्रांसजुडेटिव है बस नेफ्रोटिक सिंड्रोम आ रहा था। ठीक है, फिर आंसर क्या होगा इधर, ऑप्शन सी इज है करेक्ट आंसर। इसीलिए मैं बोलता हूँ, कभी भी देखो जब मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ ना, उसमें आपका 100% एक्सप्लेनेशन में ऑलरेडी दे चुका हूँ। आपको अच्छे से, मेरा क्लास में जब भी आपको ये करना है, अच्छे से पहले बैठ के, कुछ लिखना नहीं है, कुछ नहीं करना है, पहले अच्छे से बैठ के पूरा theory सुनना है बहुत अच्छे से। बाद में क्वेश्चन है ना, फटाफट ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ये सब हमारा प्लूरल एफ्यूजन के बारे में था। अपन ने कॉजेस देखा, साइंस एंड कॉजेस, साइंस एंड सिम्टम्स, एक्सरे आइडेंटिफिकेशन, परकशन में क्या मिलेगा, ऑस्कल्टेशन में क्या मिलेगा, और डायग्नोस्टिक अप्रोच कैसा है, अगर लेस देन 60 शुगर लेवल रहेगा ना, कौन सा रहेगा, सब जो इन्फेक्शन हो सकता है ना, एक्सिडेटरी फ्लूइड प्रोड्यूस हो सकता है ना, कौन सा मैलिग्नेंसी होगा, और क्या था, निमोनिया होगा, रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, और सिस्टमिक लूपस एरिथ्राइटिस, एरिथमेटस, वो सब ग्लूकोज कम रहेगा ना लैब इन्वेस्टिगेशन में, वो मिलेगा। और अगर एडीएच लेवल इंक्रीज हुआ है ना, एडीएच लेवल इंक्रीज हो गया तो उसको हम टीबी बोलेंगे। ये सब हमने डिस्कस किया है। डायग्नोस्टिक अप्रोच भी लास्ट देख लिया, और थोरासेंटेसिस देख लिया, उसका कॉम्प्लिकेशंस देख लिया, और इंसर्शन साइट और पोजीशन क्या देना है। ठीक है, सब कंप्लीट करें। अपन अभी नेक्स्ट जाएंगे, जो अभी थोरासेंटेसिस कर रहे थे हम, थोरासेंटेसिस करने के बाद में इधर देखो, इधर निडल इंसर्ट करके थोरासेंटेसिस किया था अपन ने, प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। अपन इधर कैसे, कौन सा बैंडेज लगाना था, नॉन पोरस। नॉन पोरस मतलब बैंडेज में होल नहीं रहना चाहिए, एयर पास नहीं होना चाहिए, ऐसे बैंडेज को हम बोलेंगे नॉन पोरस बैंडेज लगाना चाहिए। ठीक है, और क्या, और एक कॉम्प्लिकेशन हो रहा था, अपन लंग को गलती से पंक्चर कर रहे थे। एक एग्जांपल ले लो, इधर निडल से लंग्स पंक्चर हो गया। ठीक है, लंग्स पंक्चर हो गया तो इधर से एयर आ रहा था, एयर आके प्लूरल स्पेस में एक्यूमुलेट हो रहा था, इसको हम बोलेंगे निमोथोरेक्स। ठीक है, और एक ऐसा है, इधर अपन ने नॉन पोरस ड्रेसिंग नहीं लगाया, एटमॉस्फेरिक एयर एंट्री हो गया। एक एयर ऐसा था, ये कंडीशन, लंग को इंजरी किया था, लंग से एयर आके प्लूरल स्पेस में एक्यूमुलेट हो रहा था। इधर और एक कंडीशन है, अपन ने नॉन पोरस बैंडेड नहीं लगाया आफ्टर द प्रोसीजर, और एटमॉस्फेरिक एयर एंट्री होके कहाँ एक्यूमुलेट हो गया, प्लूरल स्पेस में एक्यूमुलेट हो गया। साइमल्टेनियसली दोनों क्या कॉज कर रहा है, निमोथोरैक्स कॉज कर रहा है। ठीक है, ये कॉम्प्लिकेशन था। अभी अपन साथ साथ देख लेंगे ये भी, क्योंकि अभी तो डिस्कस किया हमने, उसका कॉम्प्लिकेशन भी निमोथोरैक्स है, उसका बारे में पढ़ के आज कंप्लीट करेंगे, और दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, इधर ही कंप्लीट कर देंगे आप। ठीक है, जाओ, चलो, बस पहले तेरे सुनना है, तेरी कंप्लीट हो गया ना अच्छे से, आपका क्वेश्चन फटाफट हो जाएगा। टेंशन निमोथोरैक्स। ठीक है, देखो, टेंशन निमोथोरैक्स क्या होता है। Tension pneumothorax, collection of abnormal excessive air in between parietal pleura and visceral pleura. पहले इन बिटवीन parietal pleura and visceral pleura में फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो रहा था, अपन ने उसको बोला था प्लूरल एफ्यूजन बोल रहा था। अभी इधर एयर एक्यूमुलेशन हो रहा है, इसको अपन बोलेंगे निमोथोरैक्स बोलेंगे, और एक्सेसिव एयर कलेक्शन होने के बाद में हम इसको टेंशन निमोथोरैक्स बोलेंगे। ठीक है, इधर एयर कैसा रहेगा, वन वे एयर एंट्री रहेगा। वन वे एयर एंट्री मतलब इसका क्या है, बोला, जो
एयर इनसाइड जा रहा है ना, वो बाहर नहीं आ रहा है, उधर ही एक्यूमुलेट हो रहा है, इसीलिए इसको वन वे एंट्री। हमारा जो रेस्पिरेशन ले रहे हैं ना, एक बार इंस्पिरेट हो रहा है, एयर अंदर जा रहा है, एक बार एक्सपिरेट हो रहा है, एयर बाहर आ रहा है। इंस्पिरेशन, एयर इनसाइड गया, एक्सपिरेशन, एयर आउटसाइड हो गया। ये बोथ वे प्रोसेस चल रहा है इधर। टेंशन निमोथोरैक्स में वन वे एयर एंट्री होगा। कहाँ से होगा? अगर चेस्ट ट्रॉमा हुआ है, इधर एंट्री होगा, और लंग्स को कुछ ना कुछ इंजुरी होके लंग से एयर लीक हो रहा है, और इधर प्लूरल स्पेस में एयर अक्यूमुलेशन हो रहा है। वन वे एंट्री। क्यों सर, इधर से एयर एंट्री हो रहा है और इधर से एयर बाहर नहीं आ सकता है क्या? नहीं आएगा बाहर एयर, इसीलिए हमने इधर बोले हैं वन वे एयर एंट्री। कंटिन्यूअस एयर एंट्री होता जा रहा है, बाहर नहीं आ रहा है। क्यों, मैं बोलता हूँ। इधर चेस्ट वाल, ये तो आपको पता होगा, ये चेस्ट वाल है और ये लंग है। लंग इतना छोटा हुआ है कि प्लूरल स्पेस में एयर अक्यूमुलेट होकर ये एयर लंग्स को कंप्रेस किया है, मतलब पुश किया है। ये एयर है ना प्लूरल स्पेस में, ये एयर लंग्स को पुश किया है। लंग्स बस कोलैप्स हुआ है, लंग्स इतना सा छोटा सा लंग्स बच गया है। कहाँ से एयर एंट्री हो रहा है? चेस्ट वॉल को इंजुरी हुआ है, ठीक है। अभी चेस्ट वॉल है, ये पहले कंटिन्यू था, चेस्ट वॉल कंटिन्यू था, अभी चेस्ट वॉल को इंजुरी हुआ है, दोनों सेपरेट, ठीक है। पहले ऐसे रहेगा, ब्रेक हुआ है, दोनों ओवरलैप हो जाएंगे चेस्ट में। जब इंस्पायर रहेगा ना, चेस्ट कैविटी इंक्रीज हो जाएगा, चेस्ट कैविटी, चेस्ट वॉल का अंदर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, दोनों सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। पहले दोनों क्लोज था, दोनों फ्रैक्चर, चेस्ट वॉल इंजुरी तो हुआ है, फिर भी दोनों क्लोज है, एयर एंट्री नहीं हो रहा था, दोनों क्लोज। अभी आपने इंस्पायर किया, लंग एक्सपांड हो गया और चेस्ट कैविटी भी एक्सपांड हो गया। एक्सपांड हो गया ना, तब जो ये इंजुरीज पार्ट था ना, दोनों सेपरेट हो गया। सेपरेट होने के बाद में एयर एंट्री हो गया, फटाफट फटाफट, ये जो भी एटमॉस्फेरिक एयर था ना, अंदर एंट्री हो गया। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन चेस्ट वॉल और लंग्स एक्सपांड हो गया, और तब एटमॉस्फेरिक एयर भी एंट्री हो गया, ठीक है। एंट्री हो गया, और जब एक्सपायर कर रहे हो ना, तो रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स हो गया ना, ये दोनों चेस्ट वॉल का प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, जो थोरैसिक कैविटी का प्रेशर है ना, डिक्रीज हो जाएगा। ये दोनों बंद हो जाएंगे ड्यूरिंग एक्सपिरेशन, एयर नहीं जाएगा अंदर, वन वे एयर एंट्री हो रहा है। इंस्पिरेशन के लिए जस्ट एक्सपांड, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन जस्ट एक्सपांड हो रहा है, दोनों फ्रैक्चर साइड सेपरेट होकर एयर एंट्री जा रहा था। जब एक्सपायर कर रहे थे ना, चेस्ट वॉल कैविटी, मतलब चेस्ट वॉल थोरैसिक कैविटी का प्रेशर डिक्रीज हो गया, और दोनों फिर दोनों ऐसे नियर आ गया, नियर आके क्लोज हो गया, अंदर का एयर बाहर नहीं है। जो अंदर एयर हो रहा है ना, वो बाहर नहीं हो रहा, बाहर नहीं आ रहा है, इधर ही ट्रैपिंग हो रहा है एयर। कंटिन्यूअस ट्रैपिंग होके लंग्स को इतना पुश किया है ना, लंग्स पूरा कोलैप्स हो गया। समझ में आ गया? अगर ये एयर एंट्री समझ में आ जाएगा ना, मैं और एक बार बोलता हूँ, प्लीज ध्यान से सुनो। ये चेस्ट वॉल इंजुरी हुआ है, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एयर पूरा अंदर ले लिया, और चेस्ट कैविटी का प्रेशर इंक्रीज हो गया। इंक्रीज हो गया तब दोनों रिब्स में इधर फ्रैक्चर हुआ था ना, चेस्ट का, चेस्ट वॉल का प्रेशर इंक्रीज हुआ, इसीलिए ये दोनों सेपरेट हो गया, गैप आ गया, वो गैप से एटमॉस्फेरिक एयर एंट्री हो गया, ठीक है। अभी एक्सपायर कर रहे हो, एक्सपायर करने के बाद में चेस्ट कैविटी का प्रेशर कम हो गया, क्योंकि जो सांस लिया था ना, वो बाहर छोड़ दिया आपने, और तब क्या हो जाएगा, ये दोनों सेपरेट हुआ था ना, ये क्लोज हो जाएगा। जो अंदर एयर गया था ना, उधर ही ट्रैपिंग हो जाएगा, बाहर नहीं आएगा, इसीलिए दिस इज अ pneumothorax इज ए वन वे एयर एंट्री। कंटिन्यूअस ऐसा होके होके बाहर से एयर अंदर जा रहा है, अंदर से बाहर नहीं आ रहा, इट इज अ वन वे एयर एंट्री। इधर देखो, ये चेस्ट वाला इंजुरी हो गया, और एक लंग्स में इंजुरी हुआ है इधर। एग्जाम्पल ले लो, एक सीओपीडी ले लो। सीओपीडी में क्या हो रहा था? सीओपीडी का पैथोलॉजी ये है, पैथोफिजियोलॉजी। सीओपीडी में एम्फाइसीमा आता है, ठीक है। एम्फाइसीमा मतलब क्या है? परमानेंट डायलेशन ऑफ द alveoli। alveoli, जो alveoli था ना, ये नॉर्मल साइज में है पहले, अभी परमानेंट डायलेट होके बड़ा होके उधर ही उतना ही रुक गया, परमानेंट डायलेशन ऑफ द alveoli, ठीक है। इधर क्या हो गया, जो परमानेंट डायलेट हुआ है ना, ये एक ब्लेब जैसा फॉर्म हुआ है ना, ये रप्चर हो सकता है, इसको रप्चर करेंगे हम।
इसको रप्चर करेंगे, ठीक है। रप्चर किया तो ये क्या हो जाएगा, इधर से एयर बाहर आ जाएगा। वही कंडीशन इधर हो रहा है। ये लंग्स का एंड पार्ट में इधर अल्वियोलाई था। हाँ, अल्वियोलाई था पहले। और कौन सा कंडीशन में ये रप्चर हो सकता है, एम्फाइसीमा, परमानेंट डायलेट हो रहा है। और पेशेंट वेंटिलेटर पे है इधर। अगर पेशेंट वेंटिलेटर पे है, आपने पीप प्रेशर ज्यादा रखा, पी प्रेशर नॉर्मल कितना रहेगा, 5 to 15 रहेगा पी प्रेशर। अगर मोर देन 15 रहेगा ना, अल्वियोलाई रप्चर होकर एयर बाहर हो सकता है। समझ रहे हो ना, ये एक वेंटिलेशन हो गया, एक एम्फाइसीमा हो रहा है। दोनों में से क्या हो रहा है, जो एंड पार्ट में ये अल्वियोलाइज था ना, इसमें ये रप्चर हो रहा है। आपने वेंटिलेटर का सेटिंग्स गलत रख दिया, सब प्रेशर को हाई रख दिया, तब भी ये क्या हो जाएगा, अल्वियोलर रप्चर होके एयर बाहर आ जाएगा। और परमानेंट डायलेट होके होके एम्फाइसीमा में भी एयर बाहर आ रहा है, ठीक है। आ गया। जो एयर ये है ना, ये भी वन साइड ही है, इधर से आके इधर जा रहा है, वापस इधर नहीं जा रहा है। क्यों बताऊं मैं, इसके लिए एक एग्जांपल ले लेंगे। ये एक बलून है, बलून है। इसको मैंने, इसको, ये डिफ्लेटेड है, देखो इधर डिफ्लेटेड है, ठीक है। जब डिफ्लेट रहेगा ना, उसको मैंने इधर एक ट्रिक देता हूँ, ट्रिक कर दिया, इधर पंक्चर हो गया बलून, ठीक है। ये अभी डिफ्लेट था, इसका अंदर एयर नहीं है, अभी इसको एक पंक्चर किया हुआ है। अभी इसको क्या करता हूँ मैं, एयर फुला देता हूँ, इसको इसको जैसे फुलाऊंगा ना मैं, ये होल बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। जब आपने एयर इंसर्ट कर रहे हो ना, जो होल था ना, वो एयर इंक्रीज होके, उसका साइज इंक्रीज होके, ये तो नॉर्मल फिनोमेना है यार, मतलब तो हम तो बचपन में खेले हैं सब लोग, ये तो पता ही है सबको। अगर पहले से पंचर हुआ था ना, वो उसका पंचर का साइज इंक्रीज होके सब बाहर, एयर बाहर आ जाएगा। पहले डिप्लेटेड था, तब पंचर किया था मैंने, होल छोटा सा था। अभी कैसा हो गया, मैं वॉल्यूम में एयर दे रहा हूँ, और वो जो होल था ना, वो बड़ा होके सब बाहर, एयर बाहर आ रहा है, ठीक है। अभी लंग्स खुला हुआ है, ये लंग्स समझो, अभी वॉल्यूम मत समझो इसको, लंग्स एग्जांपल लंग्स। लंग्स इंस्पायर हो गया, मतलब एयर अंदर आ गया, तब क्या हो गया, एयर आ गया इसमें, एयर आ गया बोझ, ये प्रेशर इंक्रीज होके क्या हो गया, ये होल से, ये होल बड़ा हो गया, सब एयर कहाँ आ गया, प्लूरल स्पेस में आ गया, ठीक है। और जब एक्सपायर किया, फिर बलून कहाँ आ गया, नॉर्मल स्टेट में, डिप्लेटेड स्टेट में आ गया। लंग, ये भी लंग समझो, डिफ्लेट हो गया, अभी एक्सपायर हुआ है, एयर बाहर गया है, ये होल छोटा हो जाएगा। जो अभी इधर बाहर प्लूरल स्पेस में एयर आया था ना, ये गया क्या, नहीं जाएगा, छोटा होल है ना, नहीं जाएगा, इधर ही रुक जाएगा, एयर ट्रैप हो जाएगा। समझ रहे हो ना, अगर ये फिनोमेना आप समझ गया ना, बस डॉक्टर बन जाओगे। जो भी अब आगे निमोथोरैक्स और प्लूरल एफिशिएंट का रहेगा ना, वार्ड में आप लोग ही डायग्नोज करोगे, ठीक है। वन वुड ईयर एंट्री था, खत्म हो गया। नेक्स्ट कॉजेस देख लो। पेनिट्रेटिंग चेस्ट इंजुरी, कॉजेस में देखो, फर्स्ट कॉज क्या है, पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा टू द चेस्ट वॉल, मैंने एक्सप्लेन किया था, एटमॉस्फेरिक ईयर एंट्री हो रहा था। ब्लंट ट्रॉमा में कैसे ईयर एंट्री हो जाएगा, इधर ट्रैकियो ब्रोंकियल इंजुरी हो जाएगा, ट्रैकियो ब्रोंकियल इंजुरी, ठीक है। और आइयाट्रोजेनिक, देखो यार, अभी तक हमने जो पढ़ा है ना, वही है बस, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा ना, बस उधर से आगे पीछे थोड़ा सा थिंक करने से क्या कॉजेस हो सकता है निमोथोरैक्स का, जो अभी पीछे पड़ा है वही है ना। हाइड्रोजेनिक लंग पंक्चर, लंग पंक्चर क्या क्या हो रहा है इधर, थोरैक्सेंटेसिस कर रहे थे अपन, पहले प्रोसीजर, थोरैक्सेंटेसिस करते वक्त हमने लंग पंक्चर किया था, और लंग से एयर प्लूरल प्लूरल स्पेस पे आ रहा था। और एक सेंट्रल वेनस कैथेटर, देखो यार, डॉक्टर सेंट्रल वेनस कैथेटर कर रहा है, कौन सा, सब क्लेवियन, इधर लिखो, सब क्लेवियन सेंट्रल लाइन। सब क्लीनियल लाइन कहाँ करते हैं हम, बिलो द क्लेविकल, मतलब उसका नीचे तो लंग्स रहेगा। पंक्चर करते करते आपने सेंट्रल लाइन करते वक्त लंग्स को पंक्चर किया, दिस इज हाइड्रोजेनिक, मतलब हेल्थ केयर इंड्यूस्ड। हाइड्रोजेनिक कब बोलते हैं,
iatrogenic बोलते हैं हेल्थ केयर इंड्यूस्ड कॉजेस, मतलब सेंट्रल राइम करते वक्त हमने लंग्स को इंजरी किया है, और थोरैकोसेंटेसिस ये भी जो भी डॉक्टर हो नर्सेस हो उससे थोरैकोसेंटेसिस और सेंट्रल वेनस कैथेटर होते वक्त लंग्स को इंजरी किया है, इसीलिए प्लूरल स्पेस में एयर कलेक्ट हो रहा है। ठीक है, थ्री हो गया कॉजेस। नेक्स्ट मैकेनिकल वेंटिलेशन। मैकेनिकल वेंटिलेशन मैंने बोला है, आपने इधर से मैकेनिकल वेंटिलेशन कनेक्ट किया वो पेशेंट को। ठीक है, ये मैकेनिकल वेंटिलेशन है, इधर से आ रहा है, फिर प्रेशर को ज्यादा रखा, और जो भी गलत सेटिंग्स हुआ है बाई मिस्टेकली गलत सेटिंग्स हुआ है, क्या हो गया इधर कंटिन्यूअस प्रेशर इंक्रीज होकर होकर फिर मतलब क्या है पॉजिटिव एंड एक्सपीरियटरी प्रेशर। जो अल्वियोलाई था ना उसमें प्रेशर बढ़ गया, रप्चर हो गया सब अल्वियोलाई, उसको रप्चर्ड ब्लेब बोलते हैं, उसका क्या आ गया एयर बाहर आ गया। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ वन ऑफ द pneumothorax is one of the complication of mechanical ventilation। ठीक है, COPD मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हूँ, यंग पेशेंट में इज ए कंडीशन इन विच alveoli आर परमानेंटली डायलेटेड। वो alveoli एक ब्लेब जैसा फॉर्म हो जाता है और ब्लेब रप्चर होकर प्लूरल स्पेस में जाके एयर एक्यूमुलेट हो रहा था। ठीक है, सब कॉजेस देख लिया अपन, एक बार में जो एक्सप्लेन किया था सब वही है वो कॉजेस। ठीक है, और एक बार पढ़ लिया मेरे पास। सिम्टम्स क्या क्या रहेगा इधर, डिस्निया, टैकीकार्डिया और डिस्टेंडेड नेक वेन्स। देखो यार इतना प्रेशर है इधर लंग्स में, बार बार एयर आके इतना प्रेशर हो रहा है, इतना प्रेशर बढ़ गया। ठीक है, अगर लेफ्ट साइड में हो गया तो लेफ्ट साइड में प्रेशर बढ़ जाता है, नहीं तो राइट साइड में हो गया तो राइट साइड में हो जाता है। प्रेशर बढ़ गया तो thoracic कैविटी का पूरा प्रेशर बढ़ गया और नेक वेन डिस्टेंड होगा कि नहीं होगा, होगा ना, क्योंकि ये सुपीरियर वेना के बाद अच्छे से ड्रेन वेनस ड्रेनेज नहीं हो रहा है, वेनस ड्रेनेज नहीं होगा तो ब्लड इधर ही रुक जाएगा, ब्लड इधर ही रुक जाएगा तो नेक वेन डिस्टेंडेड रहेगा। ठीक है, साइंस एंड सिम्टम्स देखो इधर, एक डिस्निया हो गया, टैकीकार्डिया, डिस्टेंडेड नेक वेन्स, परकशन। सुनो मैंने जब निमोथोरैक्स प्लूरल एफ्यूजन बोल रहा था ना, प्लूरल एफ्यूजन का परकशन कर रहे थे तब स्टोनी डल साउंड आ रहा था। स्टोनी डल मतलब ऐसे था, आपने स्टोन पे हाथ रख के ऐसे मारोगे ना तब कौन सा साउंड आ जाएगा, वही स्टोनी डल साउंड। हाइपर रिजोनेंट क्या था, नॉर्मल लंग साउंड था, रिजोनेंट था क्योंकि लंग्स में एयर है। हाइपर हाइपर रिजोनेंट इसीलिए सुनाई दे रहा है, जो नॉर्मल एयर रहता है ना उससे एक्सेसिव है, एक्सेसिव लीड्स टू हाइपर रिजोनेंट साउंड। ठीक है, ऑस्कल्टेशन में क्या है, इधर भी ब्रीथ साउंड ऑप्शन रहेगा, इधर फ्लूइड एक्यूमुलेट सॉरी एयर एक्यूमुलेट हुआ है, इधर आप जस्ट स्टेथोस्कोप रख के ब्रीदिंग साउंड ऑस्कल्टेट करोगे ना, ब्रेथ साउंड्स ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, लिखो इधर ब्रेथ साउंड्स आर एब्सेंट और एब्सेंट ब्रेथ साउंड्स। ठीक है, नेक्स्ट चेस्ट एक्सरे फाइंडिंग। देखो यार ध्यान से, ऑलरेडी आपने प्लूरल एफ्यूजन में रेडियोलॉजिस्ट हुए हैं, और एक बार न्यूमोथोरैक्स देख लेना, ऐसे करेंगे ना टॉपिक। देखो आपको इधर लंग्स का मार्जिन देख रहे होंगे आप, दिख रहा है ना लंग्स का मार्जिन, ये है लंग्स का मार्जिन, और हाइपर लुसेंसी और इंक्रीज लुसेंसी बोलेंगे हम। ये ब्लैक कलर देखो इधर क्या हो रहा है, ब्लैक कलर थोड़ा ज्यादा दिख रहा है ये एरिया पे, इसको हम बोलेंगे इंक्रीज लुसेंसी बोलेंगे। चेस्ट एक्सरे में आइडेंटिफिकेशन क्या क्या मिलेगा आपको मैं बोल रहा हूँ, क्या बोलेंगे इसको, इंक्रीज लुसेंसी, लुसेंसी एक हो गया, और कोलैप्स्ड लंग, ये लंग इतना कोलैप्स हुआ है, आपको ये मार्जिन दिख रहा है ना, ये कोलैप्स्ड लंग है, लिखो सेकेंड कोलैप्स्ड लंग। आपने ध्यान से देखे होंगे तो इधर मीडियास्टिनल शिफ्ट हो रहा है, जो एयर इधर भर गया ना ये लंग्स को पुश करके टोटल ट्रैकियल डिविएशन भी हो रहा है इधर, देखो ट्रैकिया ऐसे ऐसे गया है, और मीडियास्टिनल शिफ्ट भी हो रहा है, टोटल लंग्स को पुश किया है उसका वजह से ट्रैकिया भी उस तरफ जा रहा है, टोटल मीडियास्टिनम देखो इधर तक गया है, मीडियास्टिनल शिफ्ट। ये देखो इसको इधर से स्टार्ट हुआ है मीडियास्टिनल शिफ्ट,
ये है मीडियास्टिनल शिफ्ट। मीडियास्टिनल शिफ्ट। ठीक। और क्या दिख रहा है? ये सब हटाता हूं मैं थोड़ा सा। देखो इधर, इस साइड जो रिब्स को देख के और कुछ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। जो ये रिब्स है ना, वाइट वाइट, सिर्फ वही दिख रहा है, बाकी कुछ नहीं दिख रहा है। इधर देखो, ये छोटा 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 ब्रोंको वसाइकल्स मिल रहा है इधर। ब्रोंकियल्स एंड जो लंग्स में ब्लड वेसल्स है ना, उसका छोटा 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 छोटा, उसका भी पिक्चर्स आ रहा है इधर। इधर आ रहा है क्या? इधर नहीं है, एब्सेंट। ठीक है, क्योंकि इधर एयर भरा हुआ है। इधर देखो, ट्री जैसा देखो, ब्रोंकियल ट्री वगैरह दिख रहा है इधर। दिख रहा है ना? इधर वो नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये एक्सरे का आइडेंटिफिकेशन हो गया। जस्ट एक्सरे फाइंडिंग्स, उसमें पहले क्या था? शिफ्टिंग ऑफ मीडियास्टिनम। ठीक है, और इप्सिलैटरल कोलैप्स ऑफ लंग। इप्सिलैटरल मतलब वन साइड लंग्स कोलैप्स हुआ है ये। ठीक है, और क्या था? इंक्रीज लूसेंसी। इंक्रीज लूसेंसी मतलब ये है, देखो डार्क ब्लैक हुआ है, ये इंक्रीज लूसेंसी है। और ब्रोंको वास्कुलर मार्किंग एब्सेंट है। इधर देखो, ब्रोंको वास्कुलर मार्क एब्सेंट है, और इधर ब्रोंकियल ट्री वगैरह सब मिल रहा है। इधर देखो, है, ये नॉर्मल है। इधर एयर भरा हुआ है, इसीलिए ब्रोंको वास्कुलर मार्किंग दिखाई नहीं दे रहा। ये जस्ट एक्सरे का फाइंडिंग्स होगा इन द निमोथोरैक्स और टेंशन निमोथोरैक्स। अब जो बोलूंगा ना, इधर से एक 965 में क्वेश्चन आया था। ऐसे तो हर एग्जाम पे आता है, हर एग्जाम पे इधर से क्वेश्चन रहेगा। देखो नेक्स्ट आपने जो गवर्नमेंट एग्जाम लिख रहे हो ना, उसमें से इधर एक क्वेश्चन आएगा, ये रहेगा, क्योंकि ये इमरजेंसी मैनेजमेंट है ना। 965 में आया था। ठीक, कौन सा? सब लोग मेरे को मैक्सिमम जो एग्जाम लिख के बाहर आए थे ना, हम लोग सब डिस्कशन करके देख रहे थे, ये एक दूसरे को सब गलत करके आए थे। ठीक है, क्योंकि हमने रिसेंट गाइडलाइन को अपडेटेड नहीं देखा। एक्चुअली मैं सही करके आया था, मैं बहुत खुश था उसे। अकॉर्डिंग टू ATLS गाइडलाइंस 2018, ये अपडेटेड गाइडलाइन। ATLS मतलब एडवांस थोरेसिक लाइफ सपोर्ट। ठीक है, इधर क्या है? जो 2018 का गाइडलाइंस में कुछ चेंज हुआ है, वो देखिए क्या। अभी इधर एयर कलेक्ट हुआ है लंग्स में, इसका एक ही मैनेजमेंट है, इसको पंक्चर करके एयर बाहर निकालना है, नहीं तो पेशेंट रेस्पिरेटरी फेलियर होकर मर जाएगा। ठीक है, अपन कौन सा इंटरकोस्टल स्पेस में अभी निडल इंसर्ट करेंगे और एयर बाहर निकालेंगे, यही क्वेश्चन आंसर 5 में आया था। पहले है ना, सब लोग रट्टा मारे थे एक बात को। बिफोर 2018 गाइडलाइंस क्या लिखते थे हम? लार्ज और वाइड बोर निडल। अगर इमरजेंसी मैनेजमेंट में, सी इमरजेंसी मैनेजमेंट में बात कर रहे हैं अपन, एक पेशेंट है, उधर ही कोलैप्स हो गया है आपका सामने ही, इमरजेंसी, क्योंकि न्यूमोथोरैक्स हुआ है, उसको आपको पता चल गया है। तब क्या करते थे? वाइट बोर बोर निडल लेके सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस में, पहले एक साउथ का मूवी है विजय सेतुपति का, वो रेलवे स्टेशन में ऐसे पेशेंट एक कोलैप्स होकर गिर गए थे, और वो एक इधर एक निडल प्रिक करके उसको बचा लेता है। एक मूवी का भी सीन है ऐसा है। क्या करते थे? वाइड बोर निडल सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस में पंचर करके पूरा एयर निकाल देते। ठीक है, ये हो गया ओल्ड गाइडलाइन। अभी क्या हुआ है? इमरजेंसी मैनेजमेंट, पहले इमरजेंसी मैनेजमेंट ये रहेगा, अकॉर्डिंग टू ATLS गाइडलाइन ऑफ 2018, वाइड बोर निडल, वाइड बोर निडल डिकम्प्रेशन कब कहाँ करेंगे अपन? फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में, एंटीरियर एक्सिलरी लाइन। ये मिड क्लेविकुलर लाइन, और ये एंटीरियर एक्सिलरी लाइन, और ये है ना मिड एक्सिलरी लाइन। ये निप्पल है ना, निप्पल का अबो ये एंटीरियर एक्सिलरी लाइन। इधर फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में हमको क्या करना है? वाइड बोर बोर निडल इंसर्ट करके डिकम्प्रेस करना। ये अपडेटेड गाइडलाइन, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। ठीक है, ये अडल्ट में हो गया। ठीक है, जो प्रीवियस सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस में था ना, वो अभी चाइल्ड में कर रहा है। ठीक है, इन चाइल्ड सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस वी आर यूजिंग टू डिकम्प्रेस द निमोथोरैक्स। ठीक है, ये हो गया चाइल्ड।
ये इमरजेंसी मैनेजमेंट हो गया। डेफिनेटिव मैनेजमेंट क्या है? डेफिनेटिव मैनेजमेंट रहेगा डेफिनेटिव ट्रीटमेंट, और ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस बोलेंगे आप चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज। ठीक है, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज में इधर से है ना नर्सिंग मैनेजमेंट का क्वेश्चन बहुत आएंगे, जैसे कि एनक्लेक्स बेस्ड क्वेश्चंस उधर, ये चेस्ट ट्यूब का मैनेजमेंट, जो चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम का मैनेजमेंट बहुत पूछेंगे ऐसा है। देखो ट्यूब इंसर्शन साइट देखेंगे, ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी विद द इंटरकोस्टल स्पेस। ठीक है, ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी मतलब क्या होता है? एक मिनट, एक डायग्राम बनाया हुआ इधर, इधर देखो, ये है चेस्ट, और ये मसल है ना, इसको अपन बोलेंगे पेक्टोरलिस मेजर। ठीक है, ये पेक्टोरलिस मेजर है, ये मसल है ना, ये पेक्टोरलिस मेजर है। इधर एक मसल रहेगा, ये मसल है लैटिसमस डॉर्साई। कौन सा है? लैटिसमस डॉर्साई। और जो निप्पल का लाइन है ना, ये इधर निप्पल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? थोड़ा सा बड़ा बड़ा, जो ये निप्पल का लाइन है ना, इसको निप्पल लाइन बोलेंगे और फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस बोलेंगे। निप्पल लाइन और फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। ठीक है, ये हो गया लैटिसमस डॉर्साई, ये निप्पल लाइन हो गया और फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, और ये पेक्टोरलिस मेजर। ये तीनों का बीच में ये ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, दिस इज द पेक्टोरलिस मेजर एंड दिस इज द फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस लाइन और निपल लाइन, और दिस इज द लैटिसमस डॉर्साई। ये तीनों के बीच में एक सेफ्टी ऑफ ट्राइंगल बोलेंगे इसको। और जो निपल लाइन में है ना, इधर ही हम इंसर्ट करेंगे, क्योंकि फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस उधर ही आएगा। ये है साइट सिलेक्शन फॉर चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज। ठीक है, नेक्स्ट क्या है देखो इधर, जो चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम है ना, इधर हमने फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में इंसर्ट किया है। ठीक है, इंसर्ट करने के बाद में ये वाटर सील चेंबर है, उसमें से एक ट्यूब को डुबाया हमने। क्यों डुबाया? देखो, चेस्ट ट्यूब इंसर्शन साइट हो गया, और जो सिस्टम है ना, सिस्टम में दो चेंबर रहेंगे, एक वाटर सील चेंबर और एक सक्शन चेंबर। उसमें से पहला वाटर सील चेंबर देखेंगे, क्या है देखो पढ़ो, द टिप ऑफ द ट्यूब इज अंडर वाटर। ठीक है, अंडर वाटर रख दिया, अलोविंग फ्लूइड और एयर टू द ड्रेन फ्रॉम द प्लूरल स्पेस। इधर से जो फ्लूइड और एयर आ रहा है ना, उसको ड्रेन करने के लिए हमने इसको टिप को वाटर में डाल दिया। वाटर में क्यों डाला है? जो भी एयर आएगा ना, इसको ओपन ऐसे इधर ही रखेंगे ना अपन, फिर री एयर एंट्री हो सकता है। अगर वाटर में डुबाएंगे ना, इधर से एयर आएगा, एक बबल जैसा फॉर्म होकर इधर रप्चर हो जाएगा पानी में, ये बबल्स आके एयर रप्चर हो जाएगा, वापस एयर नहीं जा सकता है, नहीं जाएगा ना, इसीलिए ये सिस्टम किया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वही है प्रिवेंटिंग एयर फ्रॉम एंटरिंग द प्लूरल स्पेस, इसीलिए उसको पानी में डुबा देते टिप को। ठीक है, वाटर ऑसिलेशन देखो, जो वाटर सील ड्रेनेज था ना, उसमें वाटर वेव्स आएंगे, ऑसिलेशन हुआ थोड़ा सा, ये ऑसिलेशन है ना, उसका इंडिकेशन ये है जस्ट ट्यूब काम कर रहा है और जो एयर था ना ड्रेन हो रहा है, इसीलिए वो वाटर ऑसिलेट हो रहा है। ठीक है, बबल्स आता रहेगा ऑसिलेट होकर। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन सुनो, वाटर ऑसिलेशन का क्या रहेगा, अगर पेशेंट इंस्पायर करेंगे ना, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन वाटर का लेवल अपवर्ड मूव हो जाएगा। ठीक है, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। ठीक है, ड्यूरिंग एक्सप्लेनेशन एक्सलेशन डाउनवर्ड मूवमेंट हो जाएगा। देखो मेरा एक्शन से देखो, इंस्पायर मतलब ऊपर हो रहा हूँ, ठीक है, चेस्ट कैविटी का
प्रेशर बढ़ के ऊपर होगा ना, इसीलिए उसको इधर ऐसे याद रखना है। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन अपवर्ड मूवमेंट, ड्यूरिंग एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड मूवमेंट। ठीक है, याद रखोगे ना? ठीक। इंटरमिटेंट बबलिंग, वाटर सील चेंबर में इंटरमिटेंट बबलिंग आ रहा है। इंटरमिटेंट बबलिंग इज ए नॉर्मल फाइंडिंग, नो नीड टू वरी अबाउट दैट। इंटरमिटेंट बबलिंग फ्रॉम द वाटर सील इज एक्सपेक्टेड। ठीक है, कुछ नहीं करना है, जस्ट मॉनिटर करते रहे। कंटिन्यूअस बबलिंग इंडिकेट्स एयर लीकेज। ठीक है, अगर वाटर सील में कंटिन्यूअस बबल आ रहा है ना, पहले इंटरमीडिएट आ रहा था, ठीक है, कंटिन्यूअस बबलिंग आएगा ना, इधर से लंग से एयर आ रहा है, जो आप रेस्पिरेशन कर रहे हो ना, रेस्पिरेशन का जो डायरेक्ट एयर है ना, ट्यूब में आ रहा है, एयर लीक हो रहा है करके इंडिकेशन होगा इसका। ठीक है, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस बबलिंग इंडिकेट्स एन एयर लीकेज। एक्सेसिव बबलिंग कैन इंडिकेट एयर लीकेज फ्रॉम द लंग्स। वही हो गया, सेम पॉइंट है दोनों का। फ्लक्चुएशन इन द वाटर सील चेंबर स्टॉप्स, जो फ्लक्चुएट हो रहा था ना वाटर, और जो ऑसिलस हो रहा था ना, वो स्टॉप हो गया। उसका मतलब क्या है? अगर फ्लक्चुएशन ऑफ वाटर सील चेंबर स्टॉप्स मींस, एक इंडिकेशन ये है, ट्यूब कहीं ना कहीं किंक हुआ है, नहीं तो ऑब्स्ट्रक्ट हुआ है। उधर मिलेगा आपको जाके, पहले क्या करना है, अगर ऑसिलेशन स्टॉप हो गया, नहीं तो फ्लक्चुएशन स्टॉप हो गया ना, पहले ट्यूब को देखना है, अगर किंक तो नहीं हुआ है और ऑब्स्ट्रक्ट नहीं हुआ है, अगर ये नहीं हुआ ना, सेकेंड क्या होगा, लंग हैज री एक्सपैंडेड, मतलब जो एयर था ना, सब निकाल चुका है, अभी पेशेंट नॉर्मल हुआ है। जो एयर भरा हुआ था ना, वो सब बाहर आ गया है, पेशेंट लंग री एक्सपेंड हुआ है, इसीलिए फ्लक्चुएट नहीं हुआ है। ठीक है, सक्शन control chamber, this is the second chamber. It creates the negative pressure in chest. Okay, bubbling in the chamber indicates normal and creates suction. इधर कंटिन्यूअस बबल्स आ जाएगा सक्शन चेंबर में। अगर कंटिन्यूअस बबलिंग इन दी वाटर सील चेंबर, मतलब ये ईयर लीक हो रहा था, सक्शन चेंबर में कंटिन्यूअस बबलिंग आ रहा है ना, ये नॉर्मल नेगेटिव प्रेशर क्रिएट कर रहा है, इसीलिए सक्शन चेंबर में बबलिंग तो आएगा ही आएगा। दिस इज द नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, नो बबलिंग इन द वाटर सील चेंबर फॉर 24 hours indicates एयर लीक हैज स्टॉप्ड। मतलब 24 आवर से बबल्स नहीं आ रहा है, मतलब लंग्स री एक्सपेंड हुआ है, कंडीशन ठीक हो गया। और एक एक्सरे ले लेना पेशेंट का, निमोथोरैक्स इधर खत्म हो चुका है, मतलब जो एयर ड्रेन करना था ना, हमने चेस्ट ट्यूब करके पूरा ड्रेन कर दिया। चेस्ट एक्सरे करके देखो, लंग्स भी री एक्सपांड हुआ है। ठीक है, इसीलिए नो बबलिंग्स। चेस्ट ट्यूब, लंग्स री एक्सपेंड हुआ है और अभी चेस्ट ट्यूब निकालना है। ड्यूरिंग रिमूवल आस्क टू टेक अ डीप ब्रीथ एंड होल्ड इट, एंड द ट्यूब इज रिमूव। पेशेंट को ड्यूरिंग चेस्ट ट्यूब रिमूवल क्या बोलना है, डीप ब्रीथ एंड होल्ड इट। डीप ब्रीथ लेना है, होल्ड करना है। ठीक है, और वात्सल्य मैनुअल, इससे क्या हो जाएगा, डीप ब्रीथ ले लिया, होल्ड करो उसको, क्या कर दिया, ये थोरेसिक कैविटी है, डीप ब्रीथ ले लिया, थोरेसिक कैविटी का इंक्रीज हो गया प्रेशर। अभी ट्यूब को रिमूव करो, उसको होल्ड करने के लिए बोलो पेशेंट को, ब्रीथ होल्ड किया, डीप इंस्पिरेशन कर दिया, थोरेसिक कैविटी का प्रेशर इंक्रीज हो गया, और ब्रीथ को होल्ड करने के लिए बोलो, चेस्ट ट्यूब रिमूव करो। अब एयर एंट्री होगा क्या, क्योंकि ऑलरेडी ब्रीथ होल्ड किया है, इधर प्रेशर इंक्रीज हुआ, एयर एंट्री नहीं होगा, इसीलिए तो ब्रीथ होल्ड करने के लिए बोला है। रिमूव करने के बाद में इधर नॉन पोरस बैंडेज लगा देना, खत्म। इसीलिए इंस्पायर करके ब्रीथ होल्ड करना है, क्योंकि थोरेसिक कैविटी में ऑलरेडी एयर प्रेशर ज्यादा हो गया, तो बाहर का एयर एंट्री नहीं होगा। तब तक आपने होल्ड कर, जब तक होल्ड करेगा ना, तब तक आपने एक नॉन पोरस बैंडेड लगा के छोड़ देना है पेशेंट को, एयर री एंट्री नहीं होगा। इसीलिए हम वॉल्सल्वा मैनुअल बोलेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन से देखिए, मेरे को लगता है निमोथोरेक्स का बारे में भी एक भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा आप लोगों को भी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ये पेशेंट प्रेजेंट विद द सडन ऑनसेट ऑफ डिस्निया, चेस्ट पेन, डिक्रीज्ड ब्रीथ साउंड्स ऑन द राइट साइड। देखो, राइट साइड में ब्रेथ साउंड्स एब्सेंट है, मतलब निमोथोरेक्स राइट चेस्ट में हुआ है। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली टू डायग्नोसिस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज द निमोथोरेक्स। क्या हो रहा था इधर, डिसअपनिया हो रहा था, चेस्ट पेन हो रहा था, डिक्रीज्ड ब्रेथ साउंड से नहीं रहे, नहीं था राइट साइड, क्योंकि ये राइट साइड निमोथोरेक्स। ठीक है, फटाफट जाएंगे अब, ऑलरेडी सब पढ़ चुके हैं हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा,
Which of the following findings on chest X-ray is indicative of tension pneumothorax? ऐसा कौन सा फाइंडिंग्स है चेस्ट एक्सरे में वो इंडिकेट कर रहा है पेशेंट को निमोथोरैक्स हुआ है करके? बाइलैटरल लंग इन्फिल्ट्रेशन, ट्रैकियल डिविएशन अवे फ्रॉम द affected sides, flattening of diaphragm and blunting of costophrenic angle. कौन सा है? blunting of costophrenic angle, ये तो प्लूरल एफ्यूजन में हो रहा था, इधर निमोथोरैक्स का पूछ रहा है, ये हो रहा है ट्रैकियल डिविएशन अवे फ्रॉम द अफेक्टेड साइड। इस साइड अफेक्ट हो रहा है ना, इस साइड अफेक्ट हो रहा तो ट्रैकियल डिविएशन इस साइड होगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखो इधर देखो एक्सप्लेनेशन, tension pneumothorax causes increased pressure and pushing trachea and mediastinum away from the affected side, ठीक है। नेक्स्ट, what physical exam finding is commonly associated with pneumothorax? hyper resonance to percussion on the affected side, yes ये मिलेगा क्या? मिलेगा। डलनेस ये नहीं मिलेगा, डलनेस कहाँ मिलेगा? प्लूरल इक्वेशन में। डलनेस में से ही कौन सा डलनेस? स्टोनी डलनेस मिलेगा। सी, इंक्रीज इन टैक्टाइल, नो ये भी नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा। ब्रोंकियल ब्रेसम्स वो नहीं। ऑप्शन ये इज है करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट जाओ, a patient with tension pneumothorax become hypotensive and unresponsive, what is the most appropriate immediate? पेशेंट निमोथोरैक्स का है, टेंशन निमोथोरैक्स का, और पेशेंट हाइपोटेंसिव हो गया, अनरिस्पॉन्सिव हो गया, व्हाट इज द नेक्स्ट इमीडिएट अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट? इसमें डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, निडल इंसर्ट करके ये निकाला है। परफॉर्म निडल डीकम्प्रेशन इन द फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, ये है ना, याद रखना, रट्टा मार लेना, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। निडल इंसर्ट करने के लिए भी अडल्ट में वही यूज कर रहा था इमरजेंसी मैनेजमेंट में, और चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज भी उधर ही करना है, फिफ्थ इंटरकोस्टल। अगर पीडियाट्रिक पूछा ना, चाइल्ड में सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, ठीक है। इधर देखो यंग फ्लेक्स बेसिल आ गया, ठीक है। यू आर प्रोवाइडिंग ए केयर टू अ पेशेंट विद द चेस्ट ट्यूब, ऑन असेसमेंट ऑफ ड्रेनेज सिस्टम यू नोट कंटिन्यूअस bubbling in the water seal chamber and oscillation, which of the following is correct nursing intervention? ठीक है। चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम में कंटिन्यूअस बबलिंग आ रहा है, कहाँ? वाटर सील चेंबर में कंटिन्यूअस है। इसका मतलब मीनिंग ये है, repositioning the patient because tube is kinked, continue to monitor the drainage system, or increase the suction to drainage system until the public stop, check the drainage system for air leak। ये देखो कंटिन्यूअस बल्बिंग वाटर सील में नहीं होना है। इंटरमिटेंट बबलिंग ये है ना, नॉर्मल पेंडिंग है, इधर कंटिन्यूअस बबलिंग हो रहा है और ऑसिलेशन का साथ साथ, मतलब चेक द ड्रेनेज सिस्टम फॉर एयर लीकेज। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कंटिन्यूअस बबलिंग नहीं होना है वाटर सील चेंबर में, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का था वो हमने अभी कंप्लीट किया है, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों। और इमरजेंसी मैनेजमेंट में आपने नर्सिंग फील्ड में हो तो कहीं ना कहीं आपको एक ना एक दिन ये सिचुएशन आपने फेस करना पड़ेगा। कौन सा पेशेंट? निमोथोरैक्स का और प्लूरल एफ्यूजन पेशेंट का। और मेरा एफर्ट जो था मैंने लगा दिया, जितना इमेज लेके आना था उतना लेके आया, और जितना एक्सप्लेनेशन देना था वो भी दे दिया, और हैंड डायग्राम जितना डायग्राम बनाना था ना हाथ से वो भी किया मैंने। बस आपका काम ये है, क्लास है ना बहुत इफेक्टिव है, बहुत लोगों को पहुंचना चाहिए, बहुत लोगों के साथ आप लोग शेयर करना चाहिए क्लास को, ठीक है। थैंक यू।